हेलो हेलो हेलो। राम राम लगदर के कहो था डी ग्रुप में लगूंगा। अरे तू रोज गेम प्रैक्टिस सेट करी जा डी मानी तना सीमा भी लगवाया जाए बस नीत करके पढ़ी जाइए सूत्र डाल रिवीजन मारी जाइए। राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल में तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में कल सांझ नहीं सब बैंकर मी बरसा है। एक बार फिर तो स्वागत करूँ ठंडा सा मौसम का मैं। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है आप ने हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर आप मेनली हरियाणा सीईटी ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल दोनों एग्जामों का भी टारगेट करने लग रहे हैं। ओके जी, इसके अंदर आप ही ने देखा था कि जो अपना जो डी ग्रुप का जो आपका एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर भाई, ठीक है, उसके जितने भी हरियाणा जीके और इंडिया जीके के एमसीक्यू थे वो आप ही सारे के सारे लपेट चुके हैं पिछले 4 प्रैक्टिस सेटों के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप ही ने जो आपका लुवास के अंदर जो वीएलडीए का टेस्ट हुआ था, ठीक है, वीएलडीए एग्जाम हुआ था उसके भी आप एमसीक्यू लपेट सके। टोटल अपने 5 सेट लग चुके हैं जी, बिल्कुल सही बात है। आज आप ही कराएंगे जो आपका सीईटी ग्रुप सी होया था अभी जो 26 जुलाई 2025 को पिछले ही साल हुआ था, उसके अंदर जो भी हरियाणा जीके और इंडिया जीके के एमसीक्यू आए थे आज आप उन सबको लपेटने का काम करेंगे विस्तार पूर्वक डीपली। इन क्वेश्चनों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उनको अच्छे तरीके से डीपली एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद जब आप पूरी देख लो बढ़िया डाल तो तमना कमेंट करके यह चीज जरूर बताने कि आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ठीक है, और जिस भी साथी को भाई अपना मतलब कि डीपली हरियाणा जीके करनी बेहतर क्लास का मैं तो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसना डाउनलोड कर लियो। उड़त हम जड़े को जो करे तो हम कोर्स का सेक्शन का में जाओगे तो उड़त हमारा सीईटी ग्रुप डी का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, उस ग्रुप डी के कोर्स के अंदर क्या है आप लोगों को अगर आप HR50 कोड लगाओगे कैपिटल अक्षर के अंदर तो आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा विद हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, पूरी हरियाणा जीके के हैंड रिटन नोट्स से इंडिया जीके के हैंड रिटन नोट्स से इंडिया जीके आपकी 150 क्लास का में है, सारी फैसिलिटी मिलेगी, मेंटरशिप वगैरह मॉक टेस्ट वगैरह सारी फैसिलिटी। ठीक है, डेली लाइव क्लास चलती हैं। ठीक है, अभी भी जैसे सुबह मतलब 9 बजे के आसपास मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाती है, फिर रीजनिंग की, फिर साइंस की, इस तरीके से आपका पूरे दिन चलता है शेड्यूल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रश्न हमारे पास 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसका अंतिम शासक कौन था? सबना बेरा भाई आप सभी को इस चीज का पता होना चाहिए। पहली बात तो क्या हुई थी हमारे यहां पर 1857 की क्रांति हुई थी और इस चीज का सारा ना बेरा 1857 की क्रांति क्यों हुई थी क्योंकि अपने भारतीय सैनिक नो बोले कि हम तो भाई जो गां का मांस लागोड़ा सुअर का मांस लागोड़ा जो कारतूस मुंह खेल को ना छिलना। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो राइफल होया कर देना उनका जो कारतूस गालिया कर दे गोली गालिया कर देना है उनती यूज करने का पहले मुंह खेल छोलना पड़ा करता। अपने नो बोले ना भाई गां का और सुअर की चर्बी लागे इसके ऊपर हम तो कोने छोलिया। ठीक है, अंग्रेज नो बोले छोलने पड़ेंगे तो अपने लोगों ने के विद्रोह शुरू कर दिया यानी कि आंदोलन शुरू कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति। आपसे पूछा जाता है हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति का जो सेंटर है यानी केंद्र बिंदु या फिर जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी? वो अंबाला से हुई थी। मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आता है। ओके जी, ये कंसेप्ट हमारे समझ में आ गया। फिर आप लोगों से पूछता है कि भाई जो दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किसने कराया था? तो दिल्ली से जो ये हमारी 1857 की क्रांति है इसकी लीडरशिप करने का काम कराया था आपका बहादुर शाह जफर। लिखेंगे सभी साथी, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि अंतिम मुगल सम्राट होया करदा। ठीक है, लास्ट मुगल सम्राट था, लाल किला का में रहा करदा, सुथरी डाला अपना परिवार का गेल। इसने क्या था अंग्रेजों के विरुद्ध ये जो 1857 की क्रांति है इसकी लीडरशिप करने का काम कराया था। फिर ये जो बहादुर शाह जफर द्वितीय है इन्होंने ही एक काम सौंपा, किसको सौंपा? नाहर सिंह को। राजा नाहर सिंह है, इनको क्या इन्होंने एक काम सौंपा। नोबेलर नाहर भाई हमना बेरा तेरा में पूरा बल है भाई तना इस यो भी एक सिद्धांत बना रखा है, तना एक स्लोगन भी बना रखा है, चाहे भाई अंग्रेजों तुम कितना ही बल लगा लो, ठीक है, मैं कभी भी नहीं हारूंगा, ना हारूं। ठीक है, ना हारूं से क्या बन गया? राजा नाहर सिंह। कितना ही बल लगा लो, बल से बन गया बल्लभगढ़, यानी बल्लभगढ़ का अंतिम नवाब कौन होया करता? राजा नाहर सिंह। स्ट्रिक्ट याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय के बोला नाहर सिंह तेरे को मैं एक जिम्मेदारी सौंपता हूं कि जो भी आपका पंजाब साइड था, ठीक है, या फिर अंबाला साइड से जो भी अंग्रेजों की सेना अगर अपने इस इलाके के अंदर घुसने की कोशिश करे तो उनको रोकने का काम किसको करना है? नाहर सिंह तेरे को करना है। ये जिम्मा किसने सौंपा? ये जिम्मा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय है, इन्होंने सौंपा किसको? आपके राजा नाहर सिंह को। ओके जी, अब पूछा जाता है कि राजा नाहर सिंह है इनका क्या कुछ रिलेशन था, क्या कुछ सिस्टम था? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। पहली बात तो जो राजा नाहर सिंह है ये मात्र 18 वर्ष की उम्र में, मात्र 18 वर्ष की उम्र में क्या बल्लभगढ़ की गद्दी के ऊपर बैठ गए थे?
18 वर्ष की एज में। कब जी? 1839 के अंदर। ठीक है, 1839 के अंदर 18 वर्ष की उम्र में क्या ये आपके जो बल्लभगढ़ है, बल्लभगढ़ की गद्दी के ऊपर बैठ गए थे। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। उसके बाद जब नाहर सिंह ने पूरा हंगा लगा दिया, अंग्रेजा पर कौन आ रहा, तो अंग्रेज तो दामना बे रहा है, बहुत चंट दिमाग के आकर दे भाई, इस बड़ा नहीं आ रहा तो दूसरी बड़ा रहा है, चलाकी तरह आने का प्रयास किया। अंग्रेज ने बोले आजा नाहर सिंह, चल संधि कराएंगे, समझौता कराएंगे, कोई बात ना भाई, तामा हारना मानो, कोई बात ना, तामना क्रांति कर दिया, मार मान, कोई बात ना, समझौता करते आ जा। ठीक है, नाहर सिंह बेचारा चला गया, भोला था। ठीक है, नाहर सिंह और ना तो यह चीज सीखी थी भाई, युद्ध तो हरावांगे। ठीक है, कोई चालाकी चुलुकी बेचारा का दिमाग का मत ही है को नहीं, तो नाहर सिंह मिलने खातर चला गया। अंग्रेजा ने भाई इसकी उड़े को भी खोद दी। ठीक है, उड़स्ती गिरफ्तार कर लिया और 9 जनवरी 1858 को क्या है, दिल्ली के चांदनी चौक पर इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, क्या लिखेंगे सभी साथी? धोखे से क्या है, धोखे से गिरफ्तार करके 9 जनवरी 1858 को क्या है, 1858 को फांसी दे दी गई भाई, फांसी दे दी गई। बहुत बार एग्जाम के अंदर आता, कहां पर दी गई? दिल्ली के अंदर जो चांदनी चौक है, चांदनी चौक टू चाइना। ठीक है, चांदनी चौक पर क्या है, ये फांसी आपकी दी गई। अब इस फांसी की खास बात क्या है, जिस दिन यह फांसी दी गई उसी दिन भाई इस भाई का जन्मदिन था भाई। ठीक है, नाहर सिंह का उसी दिन जन्मदिन था। एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम आता है 1857 की क्रांति का ऐसा नेता, ठीक है, या फिर ऐसा लीडर जिसको क्या उसके बर्थडे वाले दिन फांसी दी गई, तो नाहर सिंह था। बेचारा नाहर नहीं मान, नींद मिला, बर्थडे वाला दिन फांसी दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इनको इनके जो जन्मदिन था, 37वां जन्मदिन था, उस दिन इनको फांसी दी गई। ठीक है, इसी दिन को फिर 9 जनवरी को क्या हरियाणा के अंदर बलिदान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लिखेंगे सभी साथी, जन्म दिवस पर फांसी दी गई भाई, फांसी दी गई। और इसी वजह से क्या है, 9 जनवरी को क्या है आपका बलिदान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हरियाणा में। ठीक है, बलिदान दिवस के रूप में हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है, HR में मनाया जाता है। कब, किसको मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं? दिमाग के अंदर कंसेप्ट घुसा है नहीं घुसा, एक बार के लिए मेरे को बताओ। अब अगर हम लोग बात करें बल्लभगढ़ रियासत की, ठीक है, उस टाइम का बल्लभगढ़ ये रियासत होया करती छोटी मोटी, तो बल्लभगढ़ रियासत इसकी स्थापना किसने करी, इसकी नींव किसने रखी थी? तो गोपाल सिंह नाम का एक राजा होया करता। ठीक है, उसके द्वारा क्या बल्लभगढ़ रियासत की नींव रखी गई थी। लिखेंगे सभी साथी इधर कि बल्लभगढ़ रियासत की नींव यानी कि मेन इसका जो स्थापना है, जो वगैरह करे थे, किसने की, तो नींव किसने करी थी? राजा गोपाल सिंह होया करता एक। ठीक है, गोपाल सिंह ने क्या भाई इसकी नींव रखने का काम कराया था। ठीक है, कि हाँ भाई मैं हूं, गोपू हूं मैं, ठीक है, मैं इसकी नींव रखूंगा। ठीक है, जिसमें बल होना है वो इसकी नींव ना हटाएगी, दिखाई दियो, बाल पाड़ के दिखाई दियो, देख लियो कौन सा है। ठीक है, नाम मेरा गोपाल है। ठीक है, बैम ना पाड़ियो मेरे गेल। तो ये बात हुई भाई। उसके बाद क्या है भाई, ये तो होगी इसका मतलब मेन बेस, इसकी नींव रखी गई, हाँ भाई इस टाइप से एक शहर होगा। फिर उसके बाद ये जो गोपाल सिंह था, इसका उत्तराधिकारी था, यानी इसका जो बेटा था, जो भी था, उसका नाम था चौधरी बलराम सिंह। ठीक है, बलराम सिंह ने क्या 1739 के अंदर क्या है, यहीं पर जो बल्लभगढ़ के अंदर एक किला है, किले का निर्माण करवाया और बल्लभगढ़ शहर है उसकी स्थापना करने का काम कराया। ठीक है, और उसी के नाम पर क्या, बलराम सिंह के नाम पर इसका नाम बल्लभगढ़ रखा गया। चीजें समझ में आई? यानी क्या है, इसका जो आपका उत्तराधिकारी होया करता, उत्तराधिकारी का क्या नाम है आपका? उत्तराधिकारी का नाम है जी बलराम सिंह। ठीक है, क्या नाम है? बलराम सिंह। बलराम सिंह ने क्या है, बलराम सिंह ने यहां पर क्या है, यहां पर किला बनवाया। ओके जी, और किला बनवा कर क्या है, किला बनवाया और इसका नाम क्या पड़ा आपका? बल्लभगढ़ पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? बलराम सिंह के। बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है कि बल्लभगढ़ का नाम है, बल्लभगढ़ किसके नाम पर पड़ा? तो राजा बलराम सिंह था, चौधरी बलराम सिंह था, उसके नाम पर पड़ा। ओके जी, अब इन्हीं के नाम पर जो बलराम सिंह है या फिर जो बल्लभगढ़ है, ठीक है, इसी के नाम पर या फिर जो राजा नाहर सिंह है, इनके नाम पर क्या है, एक मेट्रो स्टेशन की भी स्थापना करी। बहुत बार एग्जाम के अंदर आता, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन खड़ा हो जाएगा, फरीदाबाद का मैं राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन हो जाए, तो ये आड़े गलती ना करियो। ठीक है, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम ये भी आपका कहां पर हो जाएगा? ये भी आपका फरीदाबाद के अंदर हो जाएगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए मेरे को बताओ। ठीक है, बल्लभगढ़ के अंदर मेनली जो आपका नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, दोनों की दोनों चीजें लिखवा दूं। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। अगर आपसे पूछ ले हुआ है राजा नाहर सिंह,
राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पूछ ले हुआ है, ठीक है, और राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम पूछ ले हो। दोनों के अंदर डिफरेंस है, मेट्रो स्टेशन और आपका क्रिकेट स्टेडियम दोनों नाहर सिंह के नाम पर हैं। क्रिकेट स्टेडियम कहां पर हो जाएगा जी? हो जाएगा जी हमारे फरीदाबाद जिले के अंदर। ओके जी। और अगर आप लोगों से पूछ ले मेट्रो स्टेशन, तो मेट्रो स्टेशन कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा जी हमारा बल्लभगढ़ के अंदर। चाहे कितना बल लगा लो भाई, मेट्रो नुए चल लगी, किसी में बाढ़ किसी में घना हंगा होना है तो पार्टी की दिखा दो भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? मैंने आपको बेसिक 2-3 कंसेप्ट समझाए हैं। बल्लभगढ़ की स्थापना कैसी, राजा नाहर सिंह कौन था, वगैरह वगैरह बेसिक चीजें समझाई हैं। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। उसके बाद भारत सरकार भी कुछ ना कुछ तो सम्मान दे। ये सम्मान तो सारे हरियाणा सरकार ना दिए भाई। इनका नाम पर मेट्रो बनाया दिया, इनका नाम पर स्टेडियम बनाया दिया, इनके नाम पर बलिदान दिवस शुरू कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो किमें न किमें देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली कि आम है भाई, इनका नाम पे एक डाक टिकट जारी कर देंगे। तो साल 1992 के अंदर क्या है, केंद्र सरकार द्वारा, लिखेंगे सभी साथी, साल 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पूछा जाता है किसके नाम पर डाक टिकट जारी करेगी 1992 के अंदर, तो राजा नाहर सिंह में क्या है, केंद्र सरकार द्वारा, लिखेंगे सभी साथी, केंद्र सरकार द्वारा क्या है, इनके नाम पर, इनका का मतलब क्या, राजा नाहर सिंह, इनके नाम पर क्या है, डाक टिकट जारी करी गई। ओके जी, ये कंसेप्ट भी हमारे समझ में आ गया, डाक टिकट जारी की गई। ठीक है जी। इसके अलावा आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, आपसे और भी क्रांतिकारी नेताओं के बारे में पूछेगा। आप बल्लभगढ़ का देख लिया, राजा नाहर सिंह था, 9 जनवरी थी, फांसी पर लटका दिया जन्म दिवस के अवसर पर। ओके, फिर आपसे पूछता फर्रुख नगर, फर्रुख नगर कहां पर है, रूखा रूखा स्वभाव किसका होता है, तारा गुरु का, तारा गुरु का स्वभाव कैसा रहता है, रूखा रूखा रहता है। ठीक है, तो यानी फर्रुख नगर कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर, और यहां पर क्रांति का नेतृत्व किसने करा था, नवाब अहमद अली खान। इसको याद कैसे रखो, नवाब अहमद के बोला मेरी एहमियत कौन देंदे, अहमद से बढ़िया अहमियत कौन देंदे यार, मैं तो तरता रूखा रूखा स्वभाव रखूंगा। ठीक है, इनको भी क्या 1858 के अंदर ही फांसी दी गई। कहां का एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 23 जनवरी, नाहर सिंह को 9 जनवरी, इसको 23 जनवरी। ठीक है, और 23 जनवरी को एक झज्जर का नवाब भी होया करता, नवाब अब्दुल रहमान खान। ठीक है, उसको भी 23 जनवरी को ही फांसी दी गई थी। तो इन दोया के नाम तमना याद रखने हैं। एक तो कौन सा रहेगा जी हमारे पास, फर्रुख नगर से क्रांति का नेतृत्व किसने कराया था। ठीक है, फर्रुख नगर हो गया, और दूसरा हो गया जी हमारा झज्जर। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। फर्रुख नगर से कौन था क्रांति का लीडरशिप, मैंने बताया। ठीक है, आपने किसी को अहमियत नहीं दी, अहमियत के बाद क्या उसका स्वभाव रुखा हो जाता है। तो यानी नवाब अहमद अली खान, लिखेंगे सभी साथी, नवाब अहमद अली खान, इन्होंने कहां से कराया था हमारा, फर्रुख नगर, कहां पर, गुरुग्राम से क्रांति का नेतृत्व। झज्जर से क्या था, नवाब अब्दुल रहमान खान। कौन था, नवाब अब्दुल रहमान, अब्दुल ना लिख दियो, ठीक है, अब्दुल था यो, अब्दुल रहमान खान। तो इन दोनों ने क्रांति का नेतृत्व करने का काम कराया था यहां से, और इन दोनों को इकट्ठी 23 जनवरी 1858 को क्या है, सेम वही चांदनी चौक पर क्या है, चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। पूछे जाते हैं कहां से किसने क्रांति का नेतृत्व, डीपली तुम पढ़ोगे ना, जब तक तुम हरियाणा जीके को डीपली नहीं पढ़ोगे ना, पेपर का मतलब गलत करके आओगे। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट लूं, मॉक टेस्ट में मैं डीपली प्रश्न पूछ लूं, ब्याज हैं 2 मिनट में ना जी, ये तो गलत बात है जी, इतना डीप नहीं पूछना चाहिए जी, डी ग्रुप का पेपर है, सी का थोड़ी है ना, एचसीएस का थोड़ी है ना। अरे भाई तू अपनी तरफ से 100% तैयारी कर, पेपर प्रश्न से कड़ा था कुकरे घुमा की बना के दे दे एग्जामिनर, तम ना इजीली बिलो जाओगे। कमी तार में भाई तम डीपली पढ़ देखो नहीं, तम ऊपर था मोटी मोटी, ठीक है, एक लाइन पढ़ी, रट्टा मार लिया, हाँ 1857 की क्रांति ऐसे हुई थी। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे मेरा कितना याद करे, सिर्फ इतना याद करे हैं, 1857 की क्रांति फर्रुख नगर से लीडरशिप इसने करी थी, झज्जर से इसने करी थी, बल्लभगढ़ से इसने करी थी, दिल्ली से इसने करी थी, बस राज्य हो जाए। एग्जामिनर ने पूछ ले किस लग है बर्थडे वाला दिन फांसी दी गई 1857, फिर बैठ जाएंगे इतना भाई, ये कहां से आ गया जी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं जी। तो थोड़ा सा डीपली अच्छे तरीके से पढ़ोगे तभी बात बनेगी भाई। ठीक है, उसके बाद रेवाड़ी से पूछ लेगा, रैसे रेवाड़ी, रैसे राव तुलाराम 100 बार करवा रखा है। ठीक है, रेवाड़ी से किसने कराया था, राव तुलाराम ने क्या क्रांति का नेतृत्व कराया था, राव तुलाराम ने। ठीक है, और यही राव तुलाराम बाद में अफगानिस्तान चले गए थे। ठीक है, अंग्रेजों से बचते बचते लुकते लुकते। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई। और इन्हीं के नाम पर क्या हरियाणा के अंदर 23 सितंबर को क्या है, शहीदी दिवस मनाया जाता है, हरियाणा शहीदी दिवस। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को आपका हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, राव तुलाराम की याद में। ओके जी, ये पूरा पेपर मैंने, सॉरी पूरा प्रश्न मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है, इतना फालतू धरती एक्सप्लेन करने की, माथा मारने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे चलो जी, अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखो हमारे पास क्या है, सेकंड प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने, यानी कौन सा आर्टिकल ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में सहायता की। बहुत ही तुच्छ
ऊंचे लेवल का प्रश्न है, जिसने इंडिया जीके पढ़ रखी होगी ना वो इसने इजीली बिलो देगा। इंडिया जीके के अंदर हमारे शुरुआत के अंदर है आपके 4 आर्टिकल हैं, 4 अनुच्छेद हैं। 4 अनुच्छेद के बोलना है, 4 अनुच्छेद ये बोले, अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3 और 4 ये बोलने के हैं। अनुच्छेद नंबर पहला दोनों बोले, देखो पहले नंबर पर हम लोग क्या अपने भारत देश के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो यानी अनुच्छेद नंबर 1 के बोले कि भारत क्या है, भारत आपका राज्यों का संघ है। संघ का मतलब होता है ग्रुप, भारत क्या है, राज्यों का ग्रुप है जी, बिल्कुल सही, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं जी। आर्टिकल नंबर 2 के को है नुका, अगर कोई भी राज्य, कोई भी भारत का आस पड़ोस का सिस्टम अगर वो 2 नंबर ही काम करा है तो भारत के उस अपना भारत का में शामिल कर सके हैं, ठीक है। तो यानी आर्टिकल नंबर 2 के को है भारत में नए राज्य ऐड करना, भारत में नए राज्य बाहर से ऐड करना, ठीक है। जैसे मान लिया पाकिस्तान वाले बात कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान थी अपना एज ए स्टेट, एज ए राज्य के रूप में भारत का मैं जोड़ लिया, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, यो है। तो भारत में नए राज्य बाहर से ऐड करना, ये किसके अंदर है, ये आर्टिकल नंबर 2 के अंदर है। और आर्टिकल नंबर 3 के बोला है जो भारत का में ऑलरेडी राज्य हैं उनकी तोड़ फोड़ी कोई नया राज्य बनाना, जैसे पंजाब साबत एक राज्य था, उसकी तोड़ की पंजाब और हरियाणा 2 बना दिए, ठीक है। तो यानी क्या है, भारत में खुद के राज्यों में से, खुद राज्यों में से नए राज्य बनाना, ठीक है। ये हमारा किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। आर्टिकल नंबर 4 क्या बोला है, बोला ये जो भी काम करोगे ना आर्टिकल नंबर 2 और 3, इसका खातर अपना पता संविधान के अंदर जो भी संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 368 का मतलब अड़ना, ठीक है। जो भी कोई किसी चीज बढ़ जाए ना तो उसका में संशोधन कर दिया जाएगा। तो जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, सारे के सारे कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं, आर्टिकल नंबर 368 के तहत होते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 4 ने बोलता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत जो भी संविधान में संशोधन होने हैं वो आर्टिकल नंबर 4 के तहत होंगे, ठीक है। 2 और 3 के जो भी संशोधन है वो 368 के अंदर नहीं आएंगे, संशोधन 368 में नहीं आएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये आपके नॉर्मल आपके अनुच्छेद नंबर 4 के तहत आपके किए जाएंगे। चीजें समझ एग्जामिनर पूछ सकता है कि हरियाणा जो नया राज्य बना कौन सा, मतलब कि जो संविधान संशोधन आप भी करते हैं क्या 368 के संविधान संशोधन के तहत बना या अनुच्छेद नंबर 4 के, तो अनुच्छेद नंबर 4 के संशोधन के तहत बना, ठीक है। पॉलिटी के अंदर डीपली करवा रखा सारा का सारा, ओके जी। अब बात करते हैं हरियाणा का गठन। हरियाणा गठन बताओ जी, तो हरियाणा का गठन आपका 18वां संविधान संशोधन हुआ था, 18वां क्या हमारा संविधान संशोधन हुआ था। और हरियाणा कौन सा राज्य बना, देखो 18वां संशोधन और इससे एक कदम कम वाला राज्य यानी भारत 17वां राज्य बना, ओ सॉरी हरियाणा क्या है आपका 17वां राज्य बना था 18वें संशोधन के तहत। देखो बिल्कुल बेसिक्स है, 18वां संशोधन और राज्य कौन सा 17वां, इतना ही कंसेप्ट याद रखना, ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो आपका 18वां संविधान संशोधन अधिनियम था यानी कानून था, ठीक है। और ये कानून कब आया था, हमारा हरियाणा कब बना था 1966 में, तो ये कानून भी कब आया 1966 के अंदर आया। इसके तहत क्या हमारे हरियाणा का है गठन कराया गया, ओके जी। अब आपसे पूछ ले अधिनियम था कौन सा, ये तो हमने देख लिया 18वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम का नाम क्या था, तो इस अधिनियम का नाम था पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। तो इस अधिनियम का नाम भी तो तुमको पता होना चाहिए, तो इस अधिनियम का नाम क्या था, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, लिखेंगे सभी साथी, पुनर्गठन अधिनियम 1966। ये क्या था, ये इस अधिनियम का नाम होया करदा, ओके जी। ये कंसेप्ट भी हमारे समझ में आ गया डीपली अच्छे तरीके से, ठीक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको इसका आंसर क्या है, सिंपल सा इंडिया जीके का प्रश्न था आपका, अनुच्छेद नंबर 3 है, ठीक है। अब ऑप्शन का मैं यार खुद देखो, कोई भी नया राज्य कुछ भी गठन होना है ना वो आपका 2 और 3 के तहत होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन में कौन तो 3 ने ठोको यार, सीधी सी बात। और आर्टिकल का तो कोई रिलेशन है को नहीं, जितना डीपली नहीं पढ़ रखा था वो माथा मारने लगा। अब क्या कर लें जी, अब क्या कर लें, मैं तारती एक चीज और बताऊं, अब आप लोग जो तैयारी करने लग रहे हो ना, इस तैयारी के अंदर एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ हरियाणा जीके का लठ ना रखियो, मैं फिर बताऊं, सिर्फ हरियाणा जीके के लठ मत रखना मेरे भाई, ठीक है। जितने भी साथी सेलेक्ट हुए थे ना, पिछला डी ग्रुप हो या सी ग्रुप हो, उनसे पूछ लेना जिन्होंने सेंट्रल लेवल तक की तैयारी करी थी ना, यानी जिनका मैथ रीजनिंग इंग्लिश सब स्ट्रोंग थे, इंडिया जीके तक की स्ट्रोंग थी, सिर्फ उन्हीं बच्चों के अच्छे नंबर आए, उन्हीं के 80+ आए। जो स्पेशल हरियाणा की तैयारी करा करता ना भाई, मतलब सिर्फ हरियाणा में नौकरी चाहिए, सिर्फ हरियाणा की तैयारी, उसका भाई कोई नंबर आएगा नहीं, वो सारे 70-75 बहांड हैं, ठीक है। यह चीज कॉपी में लिख लियो, आज भी कहूं सिर्फ हरियाणा जीके का लाठी ना रखियो, मैथ रीजनिंग इंग्लिश इंडिया जीके इन पे आपको इतना ही फोकस रखना जितना आप हरियाणा जीके पे रखते हो। हरियाणा जीके तो सिर्फ 25 नंबर की आओगी, ठीक है। 25 का मतलब 17 हर एक बालक का है, जो जमा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी 17 ले लिया है, और तामो तारा भी 17 आऊंगे, उसका फल तो तारा भी को नहीं आने, ठीक है। 25/25 तो किसी का को नहीं आते हरियाणा जीके में,
ठीक है, तो तारना भी इस चीज के ऊपर फोकस रखना है कि जो बाकी का 75 नंबर का सेक्शन बच गया उसमें हमारे नंबर नहीं कटने चाहिए। मॉक टेस्ट दिया करो आए संडे ना, अपना ऐप जॉब्स टारगेट के ऊपर है, फ्री हो है, फ्री। कोई भी साथी देश का जरूरी कौन जिसने बैच ले रखे है, कोई भी जिसने भी बैच लिया हो ना लिया चीज उसका कोई रिलेशन है को नहीं यार। लाइव टेस्ट का सेक्शन में जाओ, 3 मॉक टेस्ट डल चुके, हर संडे को डलते हैं। ठीक है, देखे देखो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार बच्चे मॉक टेस्ट देने लग रहे हैं। ठीक है, अपना स्कोर देखने लग रहे हैं, विद एनालिसिस विद सॉल्यूशन सारी चीज मिलने लग रही है। ठीक है, तो चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये आपका पूरा सिस्टम था। ठीक है, अब हम लोग इसी के अंदर है, आगे चलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि किस आयोग की सिफारिश पर हरियाणा गठन हुआ। तो हरियाणा का जो गठन हुआ था वो आपका जे.सी. शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं फिर बताने लग रहा हूं। हरियाणा गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था, आयोग कौन सा था, अलग अलग आयोग बनाए गए थे। वो डीपली तुम थ्योरी वाली जो बैच है उसके अंदर देख लेना। ठीक है भाई, कैसे कैसे पूरा सिस्टम हुआ था, लेकिन अपने को यहां पर तो मोटा मोटा करवाना। जे.सी. आयोग की सिफारिश पर क्या है आपका हरियाणा का गठन हुआ था। अब ये जो जे.सी. आयोग है ये सिस्टम है जी। ठीक है, इसका गठन किसने करा वगैरह वगैरह। तो 23 अप्रैल 1966 हरियाणा कब बना था, 1 नवंबर 1966। तो 23 अप्रैल 1966 को क्या है सीमा आयोग का गठन किया गया। उसी सीमा आयोग को क्या बोला गया, जे.सी. शाह आयोग बोला गया। इसका यानी कि गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ जी 23 अप्रैल 1966। ओके जी, ये कंसेप्ट याद हो गया। अब ये जो आयोग था ना, इसका जो हेड होया करता यानी जो इसका अध्यक्ष होया करता, उस अध्यक्ष का नाम था जे.सी. शाह। ठीक है, वो जो अध्यक्ष था, जैसे ना साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का हेड कौन था, सर जॉन साइमन। ठीक है, उसी के नाम पर उस कमीशन का नाम पड़ा, उस आयोग का नाम पड़ा। तो इसी तरीके जे.सी. शाह आयोग है, इसका हेड भी कौन था, जे.सी. शाह नाम का एक व्यक्तित्व था, वो इसका हेड था। ठीक है, क्या नाम था, जे.सी. शाह। ठीक है, अब इसके 2 अन्य सदस्य और थे। ठीक है, जिनके नाम एग्जामिनर पूछ रही हो। जे.सी. शाह तो 100% पूछा किस आयोग की सिफारिश पर हरियाणा गठन हुआ, तो जे.सी. शाह 100% रट्टा मार लियो। ठीक है, अब 2 सदस्य और कौन थे, उनका नाम था, एक का नाम था एम फिलिप और दूसरा का नाम था एस दत्त, यानी संजय दत्त भी स्पेशल आया था हरियाणा का गठन करने खातिर। ठीक है, एक का तो क्या नाम था आपका एम फिलिप, ये सदस्य थे और एक्स्ट्रा। ठीक है, दूसरे का नाम था एस दत्त। ठीक है, तो ये 2 जने इसके सदस्य थे। इन सारे ने मिलकर के आपका हरियाणा गठन करने का अंदर महत्वपूर्ण योगदान निभाने का काम किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलो जी। अगला प्रश्न आता हमारे पास, हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि है आवंटित की गई। अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया है। और यह प्रश्न मैंने आपको जो हरियाणा की करंट करवाई थी उसके अंदर मैंने बजट का मतलब बजट की मैंने एक क्लास ली थी और उससे का मतलब प्रश्न आ गया था डिट्टो 26 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट के प्रश्न है ये। ठीक है, तो देखो भाई उस टाइम के हिसाब से 5000 करोड़ का बजट दिया था, ये 2025-26 के बजट के हिसाब से। लेकिन अपने को जो 2026-27 का बजट है ना उसके बारे में पढ़ना, ये तो पुराना हो लिया प्रश्न, ये थोड़ी नहीं पेपर का मैं देगा। तो अब 2026-27 का जो बजट है लिखेंगे सभी साथी, 2026-27 के बजट के अनुसार जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसको अब कितने करोड़ दिए गए, 6500 करोड़ रुपए दिए गए हैं भाई। लिखेंगे सभी साथी कितने, 6500 करोड़ रुपए हैं आपके आवंटित किए। कैसे 65 का मतलब पैसे ऐठना, जितनी भी लाडो है सारी की सारी पैसे ऐठ की बैठ जाएंगे रहा। ठीक है, स्कूटरी ले लिया पेलेंगी। ठीक है, तारा नोरी लाडो लक्ष्मी जनों बेरा नहीं करा बैठ के कौन से बिजनेस शुरू करी कितने नहीं अंबानी बनती इन्ना तम नीता अंबानी ना समझो। ठीक है, नुए स्कूटरियां कान मरोड़ेंगी। ठीक है, पैरा के ब्रेक मारेंगे और खंबे में गोवेंगी। ठीक है, ना एक्सीडेंट की संख्या तम बढ़ाओ। तो लाडो लक्ष्मी योजना है 2026-27 के बजट के अनुसार कितना बजट इसको आवंटित किया गया है, 6500 करोड़ कराया। पिछला साल 25-26 वाला बजट था, इसके अंदर कितने थे, 5000 करोड़। एज इट इज पर्सन आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब इसके अंदर क्या आपका पात्रता का दायरा भी बढ़ाया गया है। जब 2025-26 था उसके अंदर जो पात्रता थी वो थी 1 लाख रुपए की, यानी जिसकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए है सिर्फ वही लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आएगा। लेकिन 2026-27 के अनुसार इसकी पात्रता चेंज कर दी गई और अब लिमिट कर दी गई 1.80 लाख की, जिसकी सालाना इनकम क्या है 1.80 लाख है। ठीक है, उसी को क्या है, उसको भी क्या आपका लाडो लक्ष्मी जो योजना है उसका लाभ है आपका दिया जाएगा। ओके जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो मासिक किस्त तो कितनी मिलती है जी, 2100 रुपए की मासिक किस्त, 2100 रुपए की क्या है आपको मासिक किस्त आपको मिलती है। ओके जी, यानी हर महीने है 2100 रुपये घर बैठे मिलेंगे जितने भी लोग आई हैं जिनका घर में सालाना इनकम 1.80 लाख रुपए से कम है। तो ये प्रश्न वो आपको करवाने लगे जो कि डीपली एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। अब एग्जामिनर ये भी पूछ लेगा कि 2026-27 का जो बजट है इसका मैं टोटल आप इन्हें कितने करोड़ रुपया बजट पेश किया हरियाणा का मैं, तो 223,658। ठीक है, ये ट्रिक है, 223
658.17 करोड़ रुपए। इतने करोड़ रुपए का क्या है आप इन्हें बजट पेश करने का काम करे हरियाणा के अंदर टोटल 2026-27 के अंदर। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो, देखो 223,658, 223,658 भाई नुए रट्टा मारना पड़ेगा और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। 223 या फिर ऐसे 22,36,58 नु कर लो से, बाकी 223,658 ये सही डाल याद रहेगा। तो 223,658.17 करोड़ रुपए क्या, कई बार आपको डायरेक्ट पेपर के अंदर ऐसे भी लिख के दे देगा, लगभग आपका 2.23 लाख करोड़ ऐसे भी लिख के दे सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीकों से ठीक है आपका, ठीक है। पूरा डीपली है वो, ये हर ऐसे भी एग्जामिनर देश का दोनों तरीका था, तो गलती ना कर दियो पेपर का मैं, ठीक है। और पिछले साल जो बजट था उससे कितना ज्यादा है, लगभग 10.28% अधिक है। लिखेंगे सभी साथी, 2025-26 वाले से क्या है, वाले से कितना है आपका, वाले से आपका 10.68% क्या हमारा अधिक हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये कंसेप्ट भी हमारे क्लियर हो गया, ठीक है। एक सेकंड के लिए रुकेंगे, 10.68 नहीं 28 है, सॉरी 10.28, ठीक है। 10.28 करोड़ रुपए। एक बार के लिए मेरे को तुम ये बता दो कि जो अभी जिस डीपनेस, जिस गहराई के साथ अभी काम करने लग रहे हैं अभी, ये ठीक होगी? बताओ। ईब भाई जो एग्जामिनर तार पे पूछागा, जिसका मैं तब मैक्सिमम बच्चे गलती करोगे, एग्जामिनर यो प्रश्न पूछागा कि जो 2026-27 का बजट है, इस बजट के तहत है मिशन 2047 के तहत, मतलब ये जो बजट है इसके अंदर मिशन 2047 भी हमने इंक्लूड करा, उसके तहत है हरियाणा को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, ठीक है। ये इस बजट का मतलब मेन लक्ष्य है। आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि किस साल तक हरियाणा को है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा गया है, तो आपको याद रखना 2047 तक इस बजट के तहत, ठीक है। तो क्या आपका मिशन 2047 पक्का होगा इस डाल का प्रश्न। 47 के तहत क्या इतना बड़ा सपना दिखा दें 2047 लग का? अरे ये लग तारी सरकार 29 लग के सपने दिखाओ, 29 लग के झंडे गाड़ोगे, 47 पर पहुंच रहे, 47 तक विकसित भारत को नहीं, विकसित भारत 47 लग भी कितना हंगा लगा लियो, क्योंकि तारे कर्म कांड तार हाईवे तो ठीक था बनाए कौन जाने, 10-10 फुट के खड्डे हो जाए, बूंद बरस दिए, तब विकसित भारत के सपने देखो है। मंदिरा में तार पर चोरी रोक के नहीं जान लग रही, ठीक है। विकसित भारत के तम सपने देखो, कड़ता होगा विकसित भारत है। पेट्रोल का मतलब 20% इथेनॉल मिलाने लगे तो हम प्योर पेट्रोल उपलब्ध नहीं करवा सकते, ठीक है। प्योर पेट्रोल 167 रुपये लीटर है, कड़ता होगा विकसित भारत भाई, ठीक है। विकसित अमेरिका में देखो, ठीक है, पेट्रोल के दाम देखो के हैं, ठीक है। उड़ा का के सिस्टम है, उसना राड़ा देखो, दिन रात का फर्क है, ठीक है। उड़ा लग पहुंचना खातर हम 200-300 साल और लागेंगे, और वो भी जिद लागे जिसको ढंग का नेता धरती मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आंडू पाल बैठे रहने, नुए दिमाग नुए देश का भट्ठा गोल करेंगे, देख लियो से। मिशन 2047, तो मिशन 2047 तक क्या हरियाणा को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, $1 ट्रिलियन की क्या है इकोनॉमी बनाना है हमारा लक्ष्य, ठीक है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, फिर बताने लगे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलो जी, तो इसका ये तो लिया हमारा, ये याद रखना, ठीक है। आज्ञाता निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? मैं तुमको एक ट्रिक बताऊं, संवैधानिक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी ऐसी संस्था जिसका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अंदर मिलता है, वो सारे संवैधानिक निकाय है। और जिनका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने देखे ना, आर्टिकल नंबर 1 तक जितने भी आर्टिकल हैं, उड़ लग के जितने आर्टिकल का हमें जिनका वर्णन ना मिले, वो सारे हमारे गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। इसकी एक ट्रिक तुमको बताता हूं, तुम्हारे आजीवन याद रहेगा। ट्रिक क्या है? मेहता जिसका भी नाम हो, मेहता किसका? मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, ठीक है। ये सारे के सारे कहता रहे गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। यानी इनका क्या आपका संविधान के अंदर कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का रट्टा मार लियो बूंदी डाल। मैंने आपको क्या बताया, आपसे पूछ ले कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, महिला आयोग हो गया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पेपर होते तरह, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। मानवाधिकार आयोग हो गया, जब अभी मैं दिख जाना है उड़ा तो समझ लो यो होगा, मानवाधिकार आयोग हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है? ये सारे हमारे गैर संवैधानिक, यानी बाद में सरकार ने बनाया, संविधान के अंदर इनका कोई वर्णन नहीं है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। इसके अलावा हमारा राज्य सूचना आयोग हो गया, RTI जिसकी बोलना है, RTI का भी संविधान में कोई वर्णन नहीं, सरकार ने बनाया राज्य सूचना आयोग, ठीक है। जिसको अभी क्या बोलते हैं? RTI बोलते हैं। हरियाणा की बात करने लगे ना, मैं हरियाणा का मानवाधिकार आयोग, हरियाणा की महिला आयोग, इसकी बात करने लग रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा हमारा हरियाणा का सेवा का अधिकार आयोग, ठीक है। राइट टू सर्विस आयोग, राइट टू सर्विस
आयोग हरियाणा का, ठीक है। ये सारे के सारे क्या आपके गैर संवैधानिक निकाय यानी संविधान के अंदर हमें कहने का कोई भी वर्णन देखने को नहीं मिलता। चीजें समझ में आई, ठीक है। तो अब देखो हरियाणा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का वर्णन कैसे, जैसे आपका यूपीएससी है, यूपीएससी का वर्णन किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 315 है। यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कमरे के अंदर बंद रहे, इस ट्रिक से सारे आर्टिकल याद करवा रखे जी, बिल्कुल जी। तो यूपीएससी का वर्णन अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर, जब यूपीएससी संवैधानिक निकाय है तो हरियाणा लोक सेवा आयोग जिसके तहत जो आपका ये एचपीएससी है तो ये भी तो संवैधानिक निकाय होगा जी, बिल्कुल है। राज्य का चुनाव आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव आयोग, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 324 को चुन चुन के दीवार में ठोको याद करवा रखा है तो चुनाव आयोग भी होगा। राज्य वित्त आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट का वित्त आयोग, आर्टिकल नंबर 280, ठीक है। इतना ज्यादा खजाना, वित्त का मतलब खजाना हुआ है तो ये भी होगा। हरियाणा मानवाधिकार आयोग क्या है, ये हमारा क्या है, कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं, एक गैर संवैधानिक बॉडी है। अब एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि हरियाणा का जो महिला आयोग है इसका गठन कब हुआ, तो 1999 के अंदर कहां पर हुआ जी, पंचकुला के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले सेंट्रल गवर्नमेंट का जो महिला आयोग है उसका गठन कब हुआ, तो उसको हुआ जी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो जी 1992। इसको याद रखने ट्रिक है, 92 मतलब बाहन, ठीक है। 92 मतलब बाहन, बाहन क्या है, महिला है, ठीक है जी। तो 92 यानी कि महिला, सेंट्रल गवर्नमेंट का महिला आयोग, हमारे हरियाणा का महिला आयोग 1999, 92, ठीक है। पंचकुला के अंदर क्या हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। सूचना राज्य सूचना आयोग की अगर बात करें तो साल 2005 के अंदर आई थी आरटीआई, सबको पता, और इसका हेडक्वार्टर में चंडीगढ़ के अंदर देखने मिलता है, ठीक है। आपका पंचकुला ना ठोके हो कदे फिर बात साढ़े रोंदे फिरो। मानवाधिकार आयोग, मानव बहारा, तेरे को तेरे अधिकारों के प्रति तेरे को जगाएंगे, 12 का मतलब बहारा भाई, ठीक है। तुम मानव बढ़िया मानो तो 12 चल तेरे को तेरे अधिकारों के प्रति जगाए, मानवाधिकार आयोग। ये भी हमारा कहां पर, ये भी चंडीगढ़ के अंदर, पंचकुला मत ठोके आना, ठीक है। ये भी कहां पर हमें चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। राइट टू सर्विस आयोग, बस सेवा का अधिकार, ठीक है, आपका साल 2014, ठीक है। साल 2014 के अंदर हुड्डा की सरकार थी, 14 का में फिर बीजेपी की सरकार आ गई तो हुड्डा ने सोचा कदे भाई आंधी तुम्हारे नौकरी मत हटा दे, सेवा का अधिकार आयोग बनाया दिवा तारती, जो भी मना कुकरे लगवाया उससे कोई कैसे भी लगा भर्ती करके, ठीक है, उसको कोई हटा नहीं पाएगा, तो सेवा का अधिकार आयोग बना दिया। ये कब बना, साल 2014 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर भी हमें कहां पर देखने को मिलता है जी, चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिलता, तो इसको भी है इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। तो ये आपको मैंने 4 आयोग करवाए, चारों के चारों हमारे कौन से टाइप के आयोग है, चारों के चारों हमारे गैर संवैधानिक निकाय यानी संविधान के अंदर इनका कोई भी वर्णन नहीं मिलता, ठीक है। इनके जो अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, हमारे राज्यपाल जी करते, गवर्नर जी करते, किसकी सिफारिश पर करते, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रस्ताव भेजते हैं, हाँ भाई इसी फलाना व्यक्ति थी बना दे, ठीक है। ओके जी, आगे चले, चलो जी। अगला है हरियाणा में पिंजौर गार्डन यानी जिसको यादवेंद्र गार्डन भी बोलते, किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। डिट्टो सेम, डी ग्रुप का आया था, कौन आया था 2023 का डी ग्रुप का मैं प्रश्न आ रहा था, जो मैंने आपकी डी ग्रुप वाला का एनालिसिस करवाया था, वापिस सी ग्रुप वाला का एनालिसिस करा 26 जुलाई वाला पेपर का। डिट्टो सेम प्रश्न आया, कौन है, पिंजौर गार्डन। याद करो किसके द्वारा बनवाया गया था पिंजौर गार्डन, मुगल बादशाह होया करता औरंगजेब, याद आया, औरंगजेब का सौतेला भाई था जिसका नाम था फिदाई खान, पिछली क्लास का मैं करवाया था, उसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो ये कौन सी वास्तुकला हो जाएगा, जब मुगलाना निर्माण करा तो मुगल वास्तुकला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बिल्कुल सिंपल बेसिक प्रश्न है, पिछली क्लास के अंदर ही तो करवाया था। क्या करवाया था कि 17वीं शताब्दी के अंदर औरंगजेब का सौतेला भाई था, लिखेंगे सभी साथी, ठीक है, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। औरंगजेब का क्या था, सौतेला भाई था, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था जी आपका फिदाई खान, ठीक है। और इसी फिदाई खान के द्वारा क्या, ये इसका आर्किटेक्ट था मेनली, ठीक है, इसी के द्वारा क्या है इस गार्डन का आपका निर्माण करवाया गया था। बाद में जिस दिए मर गए मुगल मागल का सारा खेल खत्म हो गया, उसका बच के फिर पटियाला रियासत का राजा आया करता, याद करो यादवेंद्र सिंह, ठीक है। उसने क्या है इसका दोबारा से मतलब इसको रिफॉर्म करवाया, बढ़िया डाल इसका कमबैक करवाया। बाद में क्या लिखेंगे सभी साथी, बाद में पटियाला जो रियासत थी, पटियाला रियासत का राजा होया करता जिसका क्या नाम था, यादवेंद्र सिंह जी, बिल्कुल सही बात है। और ये जो यादवेंद्र सिंह था इसने क्या है, इसने इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाया, यानी इसकी जो छोटी मोटी जो थी गड़बड़ी, ठीक है, उसको ठीक करके इसको दोबारा से रिफॉर्म करवाया। तो फिर इसी के नाम पर क्या रख दिया, इसको यादवेंद्र गार्डन भी बोलने लगे, ठीक है, इसको यादवेंद्र गार्डन भी बोलने लगे। अब इसकी खास बात क्या, आपसे पूछा था कि जो पिंजौर गार्डन है ये आपका मेनली मतलब कैसे किस टाइप का बनाया है, तो भाई सीढ़ीदार हमको देखने को मिलता है। सीढ़ीदार कैसे, या नो सीढ़ी होगी, नो सीढ़ी होगी, तो इस तरीके से आपको पिंजौर गार्डन देखने को मिलता है। और टोटल हमें इसके ऊपर क्या है 7 सीढ़ियां देखने को मिलती है, 7 छतें हैं इसके ऊपर। टोटल इसके ऊपर कितने 7 छत हैं भाई, 7 टेरेस हैं, ठीक है। 7 हमें इसके अंदर सीढ़ी टाइप के ऐसे हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये मेनली जो आपका है मतलब कि इसके अंदर जो आपका प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है, ठीक है। एंट्री गेट क्या आपका इसका सबसे ऊपर वाली छत है
उसके ऊपर खुलता है। ठीक है, जहां पर हमारा जो अवा महल जिसको बोल देते हैं, कई बार शीश महल भी बोल देते हैं, ठीक है, वो हमारा यहां पर स्थित है। ठीक है, फिर आपके इसके अंदर अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, दूसरी छत के ऊपर रंग महल बना हुआ है, तीसरी के ऊपर गुलदस्ते हैं, चौथी के ऊपर जल महल है। तो इस तरीके से अलग अलग है, वो आपको बैच के अंदर डीपली करवा रखे हैं, वो आपको भी और मतलब इतना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखो तुम। ठीक है भाई, किसके द्वारा बनवाया गया था, मुगल वास्तुकला है वगैरह वगैरह, यही चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं अगर आपसे और भी पूछूं, मैं आपसे पूछता हूं कि शेख चिल्ली का मकबरा ये कहां पर, जिसको हरियाणा का क्या बोला जाता है, ताजमहल भी बोला जाता है, सबको पता है। तो शेख चिल्ली का मकबरा चिल्लाओगे कहां पर तुम, शेख चिल्ली का मकबरा चिल्लाते कहां पर हो तुम, थाने के अंदर चिल्लाते हो जब पाछा पड़ा पट्टे। ठीक है, तो शेख चिल्ली का मकबरा हमें कहां पर देखने को मिलता है, थाने सर। थाने से क्या बना, थाने सर कहां पर है जी, कुरुक्षेत्र के अंदर है। और जो शेख चिल्ली का मकबरा इसको क्या बोला जाता है, इसको जी हरियाणा का क्या बोलते हैं, ताजमहल भी बोल देते हैं जी। ओके जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। ठीक है, इसी सी बात तो जी मेरे दादा बताया करता रहा, कोई बात ना भाई, दादा ना मानो था मेरे। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास, दूसरा था काबुली बाग मस्जिद। काबुली याद करो किसने बनाया था, बाबर था। बाबर ने किसको, लोधी को हराया था। लोधी को हराने के बाद पानीपत के अंदर उसकी बेगम थी, बेगम की याद के अंदर कौन सी मस्जिद बनाई थी जी, काबुली बाग मस्जिद बनाई थी पानीपत के अंदर, याद करो बिल्कुल। अगला आता हमारे पास शाह कुली खान का मकबरा, कहां पर था, नारनौल के अंदर था जी। और ये भी क्या, मुगल वास्तुकला का उदाहरण है। ओके, जिसके अलावा चोर गुंबद, ये भी कहां पर देखने को मिलती है, नारनौल के अंदर देखने को मिलती है जी। ठीक है, और चोर गुंबद को क्या, नारनौल का साइन बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, करवा रखे हैं। ओके जी, अगला प्रश्न पे चलो। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान या अभ्यारण्य रामसर सतल है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया और प्यारा और क्यूट भी तो है, क्यूट प्रश्न भी है ये। हरियाणा के अंदर आप लोगों को पता, ये थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग ऐसे है क्योंकि हरियाणा के अंदर दो ऐसे उद्यान हैं जिनको रामसर साइट है वो घोषित किया गया है। ठीक है, और मेनली कब किया गया था, अगस्त 2021 के अंदर, दोनों को एक साथ। कौन कौन से, एक तो सुल्तानपुर है, वो तो नेशनल पार्क हो गया, दूसरा होगा बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, बिंडावास खप्परवास। ठीक है, दोनों के दोनों खड़े हैं झज्जर के अंदर, झज्जर जाके हालात खराब है। ठीक है, ट्रिक से याद भी करवाए थे। तो क्या होगा, आप लोग लिखें, देखो बिंडावास ऑप्शन के अंदर नहीं है, नाहर भाई, आरू कौन से कितना है, बल लगा लिए, ये तो बल्लभगढ़ के अंदर होगा। तो सुल्तानपुर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि हरियाणा के आपके गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो ये क्या है आपका, ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। और इसको भी क्या है, इसको आपका किसका दर्जा दिया गया है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसको क्या है, रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और कब दिया गया था जी, ये हमारा अगस्त 2021 के अंदर दिया गया था, मतलब 6 लेवल का प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा और किसको दिया गया था, और एक बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, दो ही है हरियाणा के अंदर, बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहां पर देखने को मिलता है, बिंडावास खप्परवास। ठीक है, अभ्यारण्य दोनों के दोनों कड़े देखने ना मिलना है, बिंडावास खप्परवास दोनों के दोनों में झज्जर जिले के अंदर देखने को मिलते हैं जी। ओके जी, चीजें क्लियर हुई नहीं। अबूब शहर कहां पर है, सिरसा के अंदर। काले सिर खड़े होंगे, यमुना नदी का पानी बनाता है नहीं, यमुना नगर के अंदर। ठीक है, तो ये याद हुए एनवे। अब एक बड़ा प्रश्न है जो कि अभी एस्टेट के अंदर भी आया हुआ था, प्रश्न यह आया हुआ था कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। इट्स द बिगेस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आज के दिन में। ठीक है, इसके अंदर देखो आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं। पुराना जो समय था उस समय के हिसाब से अबूब शहर जो कि सिरसा के अंदर हमको देखने को मिलता है, ठीक है, ये क्या था, ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य था एरिया के हिसाब से। एचआर का सबसे बड़ा था आपका एरिया के हिसाब से। ओके जी, लेकिन 2017-18 के अंदर क्या है, भारत सरकार के द्वारा इसको वन्यजीव अभ्यारण्यों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। इसको उस श्रेणी से हटा के नॉर्मल इसको बना दिया गया, संरक्षित रिजर्व कुछ ऐसा कुछ बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा बना जी, उसके बाद आपका दो बचे थे। एक तो आपका बचा था खोली रेतान, ठीक है, जिसका एरिया ज्यादा था, और दूसरा बना था कालेसर। अब मैक्सिमम जने ऐसे बोले कालेसर तो जी नेशनल पार्क है, कालेसर तो नेशनल पार्क है, तो ये तो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर तो आया ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद कोई बचा तो वो तो कौन सा बना, तो वो खोली रेतान बचा, जो कि पंचकुला के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब जो एग्जामिनर है, जो भी जैसे एस्टेट की आंसर किया है, तो एस्टेट वाले एग्जामिनर ने कालेसर को क्या है आपका एचआर का सबसे बड़ा आपका वो मान्या है, एचआर का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से आपका वन्यजीव अभ्यारण्य मान्य है। ठीक है, तो अब पेपर के अंदर आप लोग अपडेट कर लेना, क्योंकि मैंने जो बैच के अंदर करवा रखा था वो मैंने भाई उसी डाटा के हिसाब से करवाया था। उस टाइम मैंने आपको खोल ही रेतान करवाया था।
ठीक है। तो जितने भी बैच वाले साथी हैं, ठीक है, वो भी अपने यहाँ पर डाटा अपडेट कर लेना। मैं देखो मैंने आपको पूरा वो बताया रीजन कैसे क्या कुछ था, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने आपको सारा बता दिया। अगर ऑप्शन का मैं काले सर भी ना दिखा है तो खोल ही रहता अंठो क्या ही हो, ठीक है। मेन आपका पूरा कंसेप्ट ये। अब भाई जो HSSC होगी, जो ये HBSC वाले हो गए, ये है जिद्दी खोर। ये जो आपका डाटा नो से ना मानना है और किसी की कोई नहीं मानते हैं, ठीक है। जैसे हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करो चोटी, जो इसकी हाइट 1467 मीटर है, लेकिन HSSC वाले 15-14 मानना है। मानो भाई, ये उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एक्चुअल से तुम गूगल पर सर्च कर लो, कितने कर लो, 1467 है। HSSC नु करना 15-14 मानना है। मानो भाई आंसर की में 15-14 हो, हर जगह 15-14 लिखा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते अभी, ठीक है। ये एक प्रश्न आता है हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का शेक्सपियर, ठीक है। HSSC का ही दिखाऊंगा तारा द्वारा, मेरे द्वारा स्क्रीन शॉट है दोनों के दोनों आंसर किए आगे। एक पेपर होया UHBVN का, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का, ऑनलाइन पेपर था। उसका महीना हरियाणा का शेक्सपियर मान्या, इसको क्या नाम है, यो दीपचंद बैमन को, दीपचंद बैमन को, ठीक है। एक पेपर होया, एक और न्यारा पेपर था, कौन सा था मेरा ध्यान को, उसमें हरियाणा का शेक्सपियर मान लिया, इस लगे क्या बोलिया कर रहा है, और लक्ष्मी चंद को, ठीक है, लक्ष्मी चंद को मान लिया भाई। इब्नो बताओ, बालक मानना तो मानना किस लग भाई, तुम खुद बताओ। एक पेपर का मैं खुद HSSC की ऑफिशियल आंसर की मेरा फोन में स्क्रीन छोटा टेलीग्राम पर घेड़ दूंगा। एक पेपर का मैं ये मानना है दीपचंद बैमन लग, हरियाणा का शेक्सपियर, ठीक है, और दूसरा का मैं मानना लक्ष्मी चंद लग। ये बात में करो तो करे के किस्ती याद करेगी, जब पेपर का मैं दोनों ऑप्शन है, आदमी तो ब्याह जाएगा। अब तो आदमी नो करो तो लक फैक्टर मान लो कि पेपर का मैं एक ही ऑप्शन मिला, चाहे लक्ष्मी चंद मिला चाहे दीपचंद बैमन, तो एक तिट हो गया इजिली। बताओ भाई क्या करे आदमी, खुद सोचो दाम, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई भाई हर एक साथी के, बहुत बढ़िया भाई। अब अगर हम लोग सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये हमको भाई आपके हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। इसकी खोज किसके द्वारा करी गई, तो इसकी खोज करी गई थी जी पीटर जैक्सन के द्वारा। किसके द्वारा, पीटर जैक्सन नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा क्या है, उसके द्वारा इसकी आपकी खोज करी गई थी। किसकी करी गई थी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की। ओके जी, ये कंसेप्ट भी हमारे समझ में आ गया। बाद में जो एक फेमस पक्षी मैन था, बर्ड मैन था, याद करो सालिम अली, ठीक है। सालिम अली ने क्या है, इस पार्क का बहुत ज्यादा विकास करा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पक्षियों की प्रजाति, घास घूस की कटिंग सुथरी डाल, सारा सौदा करा, और 1972 के अंदर क्या है, इसको क्या वन्य जीव अभ्यारण्य आपका घोषित किया गया। लिखेंगे सभी साथी। बाद में किन्होंने काम करा, यहाँ पर एक पर्यावरणविद थे जिनका नाम था डॉक्टर सालिम अली, ठीक है, सालिम अली थे। इन्होंने क्या है, सालिम अली ने महत्वपूर्ण योगदान दिया इसके अंदर, महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उसके बाद क्या है, 1972 के अंदर इसकी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए 1972 में क्या इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। अभी तो वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क नहीं बने अभी सिर्फ आपका क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य। इट इज नॉट नेशनल पार्क टिल नाउ, ठीक है, एज मतलब 1972। उसके बाद फिर इसको अपग्रेड करके क्या बना दिया गया, फिर इसको अपग्रेड करके आपका बना दिया गया क्या, इसको अपग्रेड करके बना दिया गया जी नेशनल पार्क, ठीक है। अब नेशनल पार्क इसको बनाया गया ना, अब इसका भी डाटा आपको हर जगह अलग अलग दिखाई देगा। HSSC अलग मानते हैं, बुकों के अंदर नेट के ऊपर अलग अलग डाटा है, ठीक है। बुकों के अंदर आप देखो, एक कुछ बुकों के अंदर 1989 है, नेट के ऊपर भी देखो मैक्सिमम जगह 1989 है, लेकिन HSSC भाई 1991 मानती है, 1991 मानती है, ठीक है। तो इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1991 के अंदर मिला। मैक्सिमम बुकों के अंदर या नेट के ऊपर आपको 1989 दिखा, 1989 दिखेगा, लेकिन HSSC है 1991 मानती, तो अपने को 1991 ही मान के चलना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो आगे, चलो जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है। कौन सी योजना है कि हाँ भाई महिला है, ऑटोमेटिक अपना गांव में है, 7-8 महिलाओं का ग्रुप बना हुआ है और खुद कुछ ना कुछ क्या बिजनेस आपका स्टार्ट करे, तो कौन सी नीति है जिसके तहत ये आपका सिस्टम है आपका शुरू किया जाए। देखो पीएम गति शक्ति, गति का मतलब वो गति तक चला कर, रेल चला कर, तो ये रेल से बिलोंग करते तो ऑटोमेटिक कट गया। अगला आता है हमारे पास ई श्रम। ई श्रम होता है ये मजदूरी वगैरह से बिलोंग करता है, ठीक है भाई। जो भी आपके जितने भी मजदूर हैं, ठीक है, और जैसे जो भी रेडी राडी वाले हो गए हैं, इनती मजदूर माना सरकार, ठीक है, रेडी पटरी वाले और भी हैं, तो ये जो मजदूर हैं इनके लिए क्या है अलग अलग योजनाएं चलाना, उसके लिए ई श्रम पोर्टल ये भी कट जाएगा। उसका आता है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए DNRLM। ये योजना स्पेशल महिलाओं के लिए
के शुरू करेगी। चौथे नंबर आता है पीएम कुसुम, ये भी एग्जाम के अंदर आई थी, हरियाणा वाले एग्जाम के अंदर ही, कि आपकी कौन सी योजना है जो कि खेता में जो अपना टीबल चल रहा है, टीबल ता बिलोंग कर है, या फिर सौर ऊर्जा वाले जो पंप हो उसका बिलोंग कर है। तो किसी ने भी पीएम कुसुम नहीं सोचा, सारे के सारे ठोके वेरन के पीएम सौर योजना फलाना ढिमकाना, उन सारे ठोके। पीएम कुसुम योजना किससे बिलोंग करती है? तो जो भी खेतों के अंदर क्या भाई, जो भी आपका सौर ऊर्जा पंप है, ठीक है, सौर ऊर्जा पंप, उससे बिलोंग करती है कौन सी? पीएम कुसुम योजना। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आती है। DAY यानी DNRLM, ये क्या है? ये महिलाओं से बिलोंग करती है। इसका मतलब क्या जी? डे से बन गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। DAY यानी जो डे है, इससे क्या बन गया? फुल फॉर्म याद रखना, पूछ लेगा। डी से बन गया दीनदयाल, ठीक है। ए से बन गया अंत्योदय, यानी जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसका भी उदय करना है, अंत्योदय योजना। ये किसका मतलब है? ये फुल फॉर्म है जी डे की। उसका फिर NRLM की क्या बनेगी जी? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्या बनेगी? नेशनल, पूछी जाएंगी फुल फॉर्म, रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपके याद होनी चाहिए NRLM की, ठीक है। पूछ लेगा DAY NRLM के अंदर M का क्या मतलब है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा मदर है, ठीक है, आपका मिशन है, और भी 3-4 दे देगा, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो जाओगे, यो क्या है गया जी, ठीक है। तो इस योजना की स्टार्टिंग करी गई है। इसकी मेनली वैसे तो स्टार्टिंग आपकी 2011 के अंदर होगी थी NRLM की, ठीक है। लेकिन बादशाह है, सरकार ने इसका नाम बदल दिया और इसका डे और लगा दिया, 2015 के अंदर कराया गया, ठीक है। 2015 के अंदर क्या है, इस योजना के अंदर आपके रिफॉर्म्स किए गए। और वैसे ये ओरिजिनली कब स्टार्ट हुई थी? तो ओरिजिनली आपकी कब स्टार्ट हुई थी? साल 2011 के अंदर हुई थी। 2015 के अंदर तो क्या इसके अंदर रिफॉर्म करके, जैसे पहला थी नॉर्मल NRLM, ठीक है, डे और लगा दिया, ठीक है। डे लगाने के नाम तो फिर नोवेले हमारी योजना होगी 2015 के अंदर, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिस्टम था। आगे चलते हैं। अगला आता हमारे पास, ये बड़ा प्यारा पर्सन है, मेरा तो जमा फेवरेट पर्सन है। यो पर्सन धरती में आज सिखा दूंगा, आजीवन तारा याद रहो, कदे को ना भूलो भाई, भगवान कसम, एक बार सीख लो बस, स्वाद आ जाए। मैं तो यो पर्सन पढ़ा जमा स्वाद आ जाए, ठीक है। बैच का मैं भी कोट कलर वाला बैच चल रहा है ना अपना, उसका मैं भी मैंने सिखाया था, ठीक है भाई। कोट कलर का बढ़िया डाल, तैयारी कर लो, तारी फील्डिंग सेट होने वाली है, पेपर बेस आने वाला है। या मैंने मान लिया अपनी धरती, और या गई धरती का बीचों बीच एक लाइन, ठीक है जी। और जो अपनी धरती है, मैंने धरती पिछली क्लास का मैं भी बताया था, अपनी धरती है नु सीधी कोनी, जैसे यार नु सीधी होनी चाहिए थी, सीधी कोनी। अपनी धरती क्या थोड़ी सी झुकोड़ी है, कितने डिग्री पे झुक रही है? पिछली क्लास का मैं भी बताया था 23.5 डिग्री पे, ठीक है। ए या लाइन, आज 2-3 फैक्ट समझाऊंगा तो आज जीवन में यो कंसेप्ट तारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कदे गलती कौन करो। देखो क्या है, ये अपनी धरती है, अपनी धरती है सीधी कौन भाई, अपनी धरती थोड़ी सी टेढ़ी हो रही, नो हो रही है, नो, ठीक है। नो 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 घूमी जा है, ठीक है। तो इन्हों टेढ़ी है, सीधी होने की। या कितनी झुक रही है? या झुक रही है जी 23.5 डिग्री, ठीक है। पेपर में पूछ ले कितनी झुक रही है? 23.5 डिग्री, ओके जी। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसकी बोलना हाँ जी पोल, इसकी भी पोल बोलांगे, ठीक है। और ये जो लाइन, इस लाइन का जो ऊपर जो हिस्सा है, यो जो आधा हिस्सा बन गया, इसकी बोलना जी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलना? हाँ उत्तरी गोलार्ध बोलना, हाँ ठीक है जी। और इस लाइन का जो निचरला हिस्सा है इसकी के बोलना? हाँ इसकी बोलना जी दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलना, हाँ जी ओके जी। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब इसी के अंदर आपसे 2-3 फैक्ट और आपको बताता हूं। जो ये ऊपर वाला बिंदु है इसको बोलना जी नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल, जिसको हिंदी में बोलना उत्तरी ध्रुव, ठीक है जी। और जो निचरला बिंदु है इसकी बोलना जी दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलना? हाँ दक्षिणी ध्रुव, ओके जी। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं जी भूमध्य रेखा, यानी धरती के बीच की मध्य रेखा होगी भूमध्य रेखा, ठीक है। ओके जी, ये कंसेप्ट भी हमारे समझ में आ गया। अभी तक मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाया समझ में आया। अब ये जो भूमध्य रेखा है ना, यहाँ पर बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं। कैसी कैसी? ऐसी ऐसी एक लाइन आप इन्हें मतलब मान रखिए साइंटिस्ट ना, असली में कौन ये लाइन कदे असली में टोन लग जाओ। फिर एक और लाइन, इस तरीके से बहुत सारी लाइनें आपकी बनी हुई हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये अलग अलग डिग्री पे बन रही हैं। डिग्री पे कैसे जी? जैसे मैंने मान लिया यह है जी 1 डिग्री पे, या 2.5 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, नूनू अलग अलग डिग्री हैं। तो यहाँ पर एक डिग्री आता है जिसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऊपर का तरफ वाला नॉर्थ मरा होगा, नीचे वाला साउथ मरा होगा। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरीके से ये जो लाइनें हैं ये निचरला बल भी बन रही है, नुए
जमा सेम डिट्टो नुए, ठीक है। और निचला बल भी एक लाइन आओगी जो कि कितना पाओगी, वो 23.5 डिग्री पे, लेकिन या नॉर्थ या साउथ का में होगी, ऊपरली नॉर्थ में है कर्क रेखा या साउथ का में हो, इसकी बोलना जी मकर रेखा। क्या बोलते हैं मकर रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मकर रेखा। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि जो आपकी मकर रेखा कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री साउथ। ओके जी, ये वाली जो लाइनें हैं जो ग्रीन लाइन नु लेट रही हैं, लेटोडी लाइना थी के बोलना हिंदी बोलना जी लैटिट्यूड। क्या बोला, हाँ लैटिट्यूड बोला, हाँ लैटिट्यूड का मतलब है जी लेटी हुई रेखाएं, ठीक है। और ये जो खड़ी रेखा ये नो खड़ी रेखा हुआ है, इनती के बोला, इनती बोला जी लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग खड़ी खड़ी चीज तो यार लंबी लंबी लागा है जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इसको क्या हिंदी में क्या बोलेंगे जी, हिंदी में जो लैटिट्यूड है इसको बोलते थे देशांतर। क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं जी अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश। एक बार मैं चेक कर लूं, क्रॉस चेक, अक्षांश से बोल रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड लग, कदे मैं गलत ना करवा जी। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोलते हैं। कौन था ना, मना नो डाउट था, जनो मैं गलत करवा दूं। लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोलते हैं, सॉरी। लैटिट्यूड यानी जो लेटी हुई रेखाएं हैं इसको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी खड़ी रेखाएं हैं इनको देशांतर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मन तो यार ट्रिक था याद करवा रखे, तो मेरा तो नो इंग्लिश में याद हो रहा था, ठीक है। इसको देशांतर बोलते हैं, ठीक है जी। अब आपसे एग्जामिनर ये पूछता है, अब ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री के ऊपर है, भूमध्य रेखा कितनी है, 0 डिग्री किसके ऊपर है, आपकी लैटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखा पर है। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होगा इधर क्या होगा भाई, तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इधर ये होगा, जो तुम्हारा पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछेगा। देखो ध्यान से कि प्रधान यामियोत्तर जो रेखा है ग्रीनविच से होकर गुजरती है, प्रधान यामियोत्तर रेखा बिल्कुल सही है। दूसरा यह 0 डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। प्रधान यामियोत्तर रेखा है ये आपके 0 डिग्री अक्षांश पर नहीं है, लैटिट्यूड पर नहीं है, ये 0 डिग्री आपकी किस पे, लॉन्गिट्यूड पर है। और लॉन्गिट्यूड को आपका क्या बोलते हैं हिंदी में, देशांतर बोलते हैं जी। यानी जो आपका ये है ना, ये जो आपका ये 0 डिग्री यो है, यो 0 डिग्री है आपका, ठीक है, ये क्या आपका 0 डिग्री है, जो यो 0 डिग्री नो यो 0 डिग्री है। तो यह जो लाइन है बिचली हरी लाइन दिखा है, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया जी प्रधान यामियोत्तर रेखा। क्या बोला गया है, प्रधान यामियोत्तर रेखा। अब एग्जामिनर प्रश्न तुमसे ये पूछता है कि जो भारत देश वो कौन से गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत देश हमारा यहां पर देखने को मिलता है ऐसे, ठीक है। तो भारत देश हमारा किसके अंदर है, भारत देश हमारा उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आता, छाप दोगे इजीली, बिल्कुल छाप देंगे। अब यहीं से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है जी। ट्रिक क्या जी, मित्र पर गमछा झाड़। और कर्क रेखा कौन सी नदी को 2 बार काटती है, माही नदी को 2 बार काटती है। ज्योग्राफी के अंदर सारे ट्रिक से करवा रखे, ठीक है जी, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो कि एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसे, एक झटका का मैं तारती पूरा जो करिए, जो ग्लोब है इसका में जो रेखाएं हैं विस्तार पूर्वक मैंने आपको डीपली करवा दी हैं, जो कि एग्जामिनर पूछे। दूसरी चीज क्या पूछेगा, जो भारतीय मानक समय रेखा यानी जिस आप इस समय मानना हुआ कड़ा है वह 82.5 डिग्री ईस्ट के अंदर देखने को मिलती है। यानी यहां पर हमको देखने को मिलेगी कौन सी, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्व के अंदर हमको देखने को मिलती है भारतीय मानक समय रेखा। यानी इसको आप ही मतलब की है, इसके बेस पर आप इस समय मानना भारत का मैं, ठीक है। बाकी और ज्यादा डीपली यार तुमको बैच के अंदर ही करवा रखे, ठीक है। ज्यादा आड़ा करवाऊं तो कला सारी से में चली जाएगी। आगे चलें, अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना नीले आकाश की उपस्थिति का, नीला आकाश किसकी वजह से हुआ है। कल जो आपका सीटी ग्रुप डी का बैच चलने लग रहा है उसके अंदर मैंने फिजिक्स करवाई थी, फिजिक्स के अंदर ही कल वाले क्लास के अंदर ये प्रश्न था, जो साथी बैच को इजीली बता भी देंगे। आप लोग बताओ किस लिए होता है आसमान का नीला रंग, सिंपल सा बताता, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। सबको पता, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए, स्कैटरिंग की वजह से क्या आसमान का रंग नीला होता है। और नीला ही क्यों होता है, क्योंकि जो नीला कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो इजीली स्कैचर हो जाएगा, इजीली फैल जाएगा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो इजीली स्कैचर नहीं होगा। इसी की वजह से जो रेड कलर है, रेड कलर के आपके सिंबल बनाए जाते हैं ताकि वो रंग फैल लेना, हमको दूर से अंधेरे में दिख जाए, ठीक है। तो ये आपका कल स्पेशल कंसेप्ट करवाया था, ट्रिक भी बताई थी, विबग्योर से याद रखना, ठीक है। विबग्योर के अंदर आपको क्या चीज याद रखनी है, जो सबसे ऊपर है इसकी वेवलेंथ क्या, इसकी वेवलेंथ हमारी सबसे कम है, नीचे जाओगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई होती है। तो एग्जामिनर पूछता है, ओके
ओके जी, आगे चलते हैं। हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों के सही युग्म की पहचान करें। गाया की नस्ल वो बताना है। सब नवेरा हरियाणा में कौन सी है? मुर्रा नस्ल की भैंस है, ठीक है, और आपकी कौन सी? हरियाणा नस्ल की गाय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। बेसिक सा कंसेप्ट जमा नॉर्मल एनिमल हस्बेंड्री का टुच्चा प्रश्न पूछा गया है। ओके जी, अगला प्रश्न। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क यानी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया गया? ये अच्छा प्रश्न था, ये टोटली नया प्रश्न था। आपको किसी भी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ना किसी मास्टर के द्वारा करवाया मिलेगा। भाई देखो सही बताओ, मन्ना भी कौन करवा रखा था? ठीक है, मैंने भी पहले नहीं करवा रखा था, ठीक है, जो मेरी पुरानी क्लास से थी बैच के अंदर उसके अंदर मैंने नहीं करवा। अब जो नई हरियाणा जी के करवाई उसके अंदर मैंने प्रश्न करवा रखा है, ठीक है, जो आपकी 72 क्लास है उसके अंदर मैंने करवा रखा है। लेकिन पहले नहीं करवाया था क्योंकि पहले भाई हमको खुद को भी इस चीज का नहीं पता था भाई इस तरीके का प्रश्न भी एग्जामिनर पूछ लेगा। ना किसी शिक्षक जगत कोई क्लेम करता दिखा था मैंने भाई हमने करवाया है, ना किसी बुक में दिखा। ये है क्या जी? जैसा कि आप लोगों को पता है हरियाणा का टोटल एरिया कितना है? सब ना बेरा होगा। हरियाणा का जो टोटल एरिया है वो कितना है? सबको पता कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर क्या है आपका हरियाणा का टोटल एरिया है, सबको पता है। ये जो टोटल एरिया 44,212 इसके अंदर क्या है? बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे अभी अभी आपने देखा हमारे यहाँ पर क्या है? नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क हैं जी? 2 हमारे पास नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, ठीक है। वन्यजीव अभयारण्य है। वन्यजीव अभयारण्य पहले 8 होया कर दे, ठीक है, अब 7 हैं। वो अबूब शहरती हटाएगी 7 है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर के 8 मानना 7 मानना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। वो मनाड़े लिख दिए दोनों के डाल, ठीक है। वन्यजीव बैंड टोटल कितने हो गए? 8 बोल लो 7 बोल लो, इस तरीके से हो गए। ओके जी। इसके अलावा हमारे पास क्या संरक्षण रिजर्व अब जैसे अबूब शहर है वो संरक्षण रिजर्व बढ़ चुका है, ठीक है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य है, बीरबाराकड़ा है, जिंदगा में है, ठीक है। ये सारे आपके संरक्षण रिजर्व है यानी कंजर्वेशन रिजर्व है। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, ठीक है। तो ये जो है ना संरक्षण रिजर्व भी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब 3 हो गए, पहले 2 थे, ठीक है, पहले 2 थे। अब जो अगर अबूब शहर थी इसका मैं शुमार करा तो 3 हो जाएंगे, यानी पहले 2 थे अब 3। अगर इसको 7 मानो तो 3 होगा, ठीक है। तो ये जो संरक्षण है यानी इन तीनों का जो एरिया है वो मिला के वो टोटल हरियाणा का जो एरिया उसका कितना परसेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। चीजें समझ में आई या नहीं? यानी इन तीनों ने जितना एरिया रखा है, ठीक है, वो आपका हरियाणा के एरिया का कितना परसेंट है, यही एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है। तो वो टोटल इसके एरिया कितना? 0.75%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी इन तीनों ने जो एरिया रखा है हरियाणा के अंदर वो टोटल हरियाणा के एरिया का मात्र 0.75% है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। और वैसे जो हमारा नेशनल लेवल पे अगर देखें तो सरकार ने रूल बना रखा है कि मिनिमम से मिनिमम एवरेज आपका 5% एरिया है वो आपका नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य या संरक्षण रिजर्व इनसे बिलोंग आपका होना चाहिए। यानी 44,212 है, इसका लगभग 5% है आपका क्या है ये एरिया क्या है आपको इनको देना चाहिए। लेकिन हरियाणा के अंदर कितना? मात्र 0.75% हमको देखने को मिलता है। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले हुआ है हरियाणा का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है, यानी हरियाणा के अंदर जो जंगल है जंगल कितने % एरिया के ऊपर है, ठीक है। जैसे अभी आपने आपसे पूछ लिया कि भाई राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव बैंड और संरक्षण रिजर्व ये कितने पर? ये 0.75 है। अगर आपसे पूछ ले फॉरेस्ट जंगल कितने पर है तो जंगल हमारे पास 3.63% एरिया के ऊपर है। तो ये डाटा भी तुम लोग याद रख लेना, ठीक है। नया डाटा ये आपको किसी बुक वगैरह के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक जो वन का क्षेत्रफल कहां पर देखने को मिलता है प्रतिशत के हिसाब से तो पंचकुला के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका गुरुग्राम आ जाएगा, नगर आ जाएगा, फिर गुरुग्राम आ जाएगा, ठीक है। सबसे कम पूछ लेगा तो पलवल फतेहाबाद, यहां पर हमें सबसे कम मात्रा के अंदर क्या है वन क्षेत्रफल देखने को मिलता है। ओके जी। अगर मैं इसी के अंदर फॉरेस्ट प्लस ट्री पूछ लूं, हरियाणा के अंदर जितने भी जंगल हैं जंगलों के अलावा जितने भी आपको क्या है पेड़ देखने को मिलते हैं तो इसका कितने प्रतिशत हमको देखने को मिलता है? तो इसका हमें लगभग टोटल 6.85% हमको देखने को मिलता है। तो ये डाटा भी याद कर लेना, तुम्हें एक्स्ट्रा ही डाटा बताने लग रहा हूं, एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था भाई, अपना जो सी ग्रुप का एग्जाम था इसके अंदर, इसका मैं भी मैक्सिमम बच्चे लुढ़क लिए थे। इतना मुश्किल को नहीं लेकिन फिर भी लुढ़क गए क्योंकि बच्चे ने कदे पढ़े है कौन भाई। हरियाणा का जो परिवार पहचान पत्र है PPP प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो भाई अलग अलग आपको कथन दे रखे हैं, ये कथन मैं तुमको देखो आज सेट कर देता हूं दिमाग के अंदर। जो भी हरियाणा का स्थायी निवासी है यानी आड़ा का जो परमानेंट रेजिडेंस है जिसका, उसकी जो PPP ID है वह 8 अंक की हुआ है। कितने की? 8 अंकों की, ठीक
ठीक है। और जो भी अस्थायी निवासी यानी बाहर का जो भी नागरिक हो गया और वो अगर हरियाणा के अंदर आके फैमिली आईडी बनवाता है तो उसका जो फैमिली आईडी का होता है वो 9 अंकों का होता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत होती है टी वाले डिजिट से, ठीक है। ये रूल है, इस रूल को दिमाग में सेट रखना, ठीक है। यानी टेम्परेरी, टी का मतलब भाई टेम्परेरी मानस है, पर्सन ये दे रखा है भाई। केवल हरियाणा के निवासियों को फैमिली आईडी मिलती है, गलत है, ठीक है। बाहर के निवासियों को भी मिलती है, उनके आगे टी लगा होता है, ठीक है। हरियाणा के बाहर के परिवारों को टी अक्षर से शुरू होने वाली 9 अंकों की आईडी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। बेसिक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और फैमिली आईडी की शुरुआत कब की गई थी? तो साल 2020 के अंदर, साल 2020 के अंदर क्या है आपकी फैमिली आईडी की शुरुआत करी गई। किसके द्वारा करी गई जी? खट्टर साहब उस टाइम सीएम होते थे, तो खट्टर साहब के द्वारा क्या आपका ये आपकी फैमिली आईडी है, इसकी आपकी शुरुआत करी थी। मेनली किस लिए करी गई थी? ताकि नु बेरा पट्टा है, एक आदमी टोटल कितने रुपये कमाओ उसकी सुविधा देनी है, कोने देनी, तो इसीलिए आपकी फैमिली आईडी की शुरुआत करी गई थी। चीजें समझ में आई जी? बिल्कुल आई। अगले प्रश्न पे चले, चलो जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, क्या हरियाणा और पूरे भारत में किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में डिक्लोफेनेक का उपयोग है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। डिक्लोफेनेक क्या है? डिक्लोफेनेक भाई एक दर्द निवारक दवा है। दर्द निवारक यानी पशुओं के अंदर जो दर्द हो है ना, तो उसकी दूर करने खातिर यह दवा दी जाए। अगर एक सेकंड पानी पी लो भाई। अब देखो भाई कड़क यार मैं डिक्लोफेनेक मेरा लगा क्या हुआ है? डिक्लोफेनेक क्या हुआ है? दर्द निवारक दवा है, ठीक है। मेनली जितने भी पशु हुए हैं, पशुओं का जिनका थोड़ा बहुत जुगाड़ अपना को नहीं वो दिया करे यार, वो सुन कर दिया करे, टिक्का दे दिया ताकि दर्द है, दर्द का मैं वो राहत मिल जाए, सुनना हो जाए। तो उसी तरीके डिक्लोफेनेक एक दर्द निवारक दवा है और ये मेनली पशुओं को दी जाती है, ठीक है। और ये दवा है, इसके अत्यधिक उपयोग की वजह से जितने भी हरियाणा में जो गिद्ध है ना, गिद्ध, ठीक है, ये वो क्या है, जैसे दर्द निवारक दवा दे दी किसी पशु लगा, वो पशु मर गया, पशु मरे बाद तो गिद्ध तो खाना आवेंगे, नोचन आवेंगे, ठीक है। और गिद्ध उसकी खाओ तो उस दवा का असर इन गिद्धा में भी हुआ है, ठीक है। इनकी किडनी काटनी सारा सौदा फैल हो जा रही है, मर जाए। तो वल्चर्स जो गिद्ध हैं इनकी प्रजाति क्या निरंतर कम होती जाने लग रही है, ठीक है। चीजें समझ में आई? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? कहां पर है? पंचकुला, याद करो। सपेसर खोली रेतान पंचकुला, ठीक है। बीर शिकारगढ़ पंचकुला और बीर बारा जींद, दोनों के अंदर फर्क है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपको कथन दे रखे हैं। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हिसार, हरियाणा के हिसार जिले में, गलत है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र फतेहाबाद का में बनाया जाने लग रहा है। फतेहाबाद का में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने लग रहे, कितनी कैपेसिटी का है? 2800 मेगावाट का, ठीक है। फतेहाबाद के गोरखपुर के अंदर, याद करो, ठीक है। कितने कितने उसके साइकिल हैं जी? हमारे 700 वाट के कितने 4 यूनिट हमको देखने को मिलती हैं। दूसरा, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर योजना, मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा हटा दी। बिल्कुल सही है भाई। पहले इसके लिए एक लिमिट होती थी कि हाँ भाई इतनी आयु के हो तभी आप लोगों को क्या है ये सिस्टम मिलेगा, ठीक है। अब क्या है मतलब कि उस सीमा को हटा दिया। बच्चे कोई भी अगर किसान कुसुन अगर मर जाए है तो उसको 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी, ठीक है। उसको क्या 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगला, सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये कथन भी बिल्कुल सही। इसका भी तीसरा जो संस्करण है वो आपका कहां पर? गुरुग्राम के अंदर ही आपका आयोजित किया। ये मेनली किसके लिए होता है? ये जो भी हरियाणा के गांव के अंदर जो महिला बिजनेसमैन हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आपका किया जाता है। तो ओनली हमारा कथन नंबर क्या है? 2 और 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कथन नंबर 2 एंड 3 हमारा सही है। पहले वाला कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके जी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन 2022 के अंदर जो निर्यात तैयारी सूचकांक है, निर्यात तैयारी का सूचकांक का मतलब है यानी भारत के अंदर जो हरियाणा है, हरियाणा अगर हमारे देश से कोई भी चीज बाहर एक्सपोर्ट करता है, बाहर का मतलब दूसरे देशों के अंदर सामान बेचता है, तो उस सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में कौन से स्थान पर था? अच्छा प्रश्न पूछा गया, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 कंसेप्ट बनते हैं। इसने पूछा पूरा भारत, तो पूरे भारत के अंदर जो हरियाणा है वो जो ये मतलब माल बेचा कर दे, इस माल बेचने का में है हरियाणा का रैंक आपका कौन सा आया करता? 5वां आया करता, ठीक
ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर हम पूरे देश की बात करें तो भारत हरियाणा का रैंक कौन सा था, 5वां था। अपना 5वां नंबर पर अपना हरियाणा राज्य के सबसे बड़ा राज्य था, जो कि विदेशा का हमें माल बेच है। भारत का मनो देखो तो हम कितने बड़े बड़े राज्य हैं, उसका बावजूद हरियाणा 5वां नंबर मिला। ईशा के बेच से हरियाणा विदेशा में ऑटोमोबाइल्स, गुरुग्राम दारूहेड़ा के अंदर मारुति की जो ये है मोटरसाइकिल है, मारुति की गाड़ी है, ये दूसरे देशों में भी बिका है। टेक्सटाइल हो गया, पानीपत जिसको बुनकरों का शहर बोला जाता है, वहां से कितने कपड़े जाते हैं विदेशों के अंदर, आपने भी अखबारों के अंदर भी पढ़ा होगा। अब ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद था, ये युद्ध चलने लग रहा था, पानीपत के व्यापारियों को कितना लॉस हुआ। इंजीनियरिंग सामान है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, दवाइयां वगैरह बहुत जाता है विदेशों के अंदर हरियाणा से माल, ठीक है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ ले हुआ है कि हरियाणा है लैंड लॉक्ड राज्यों में कौन से स्थान पर था। लैंड लॉक्ड राज्यों का मतलब समझते हो, ऐसे राज्य जो चारों तरफ से लैंड से ही घिरे हुए हो, पानी से ना घिरे हुए हैं। लाइक हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, ठीक, यूपी के चारों तरफ कहीं पे समुद्र है नहीं जी। अब जैसे गुजरात, गुजरात के चारों तरफ समुद्र, तो गुजरात लैंड लॉक नहीं है, ठीक है। आपका मध्य प्रदेश लैंड लॉक है, यानी ऐसे राज्य जिनके चारों तरफ क्या भूमि है, कोई पानी का कोई सिस्टम नहीं है। तो लैंड लॉक अगर राज्यों की बात करें ना, तो उसका मैं हरियाणा पहला नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर आता है। यूपी आप सारे पहले पाछा छोड़ दिए, ठीक है, चीजें समझ में आई, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के बाद कौन सा आएगा, तेलंगाना, और उसके बाद यूपी आएगा तीसरे नंबर पर। सेकंड कौन सा आता है आपका, तेलंगाना, अगर मैं लैंड लॉक की बात करूंगा तो, ठीक है। और थर्ड पर कौन सा आएगा, यूपी। ये डाटा भी याद रखना, क्या पता पूछ ले। अगला 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 1990 में अपने कविता संग्रह बीरे दा व्याह के लिए हरियाणवी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणा के कवि कौन थे, ये भी सबका गलत था। मैक्सिम बच्चों का गलत था, मैक्सिम जने उदय भानु अनुष्ठोक कह रहे, जो कि सबका गलत था, ठीक है। और ना किसी ना होता मास्टराना भी कौन करवा रखा था, ना मास्टराना आया करता, ठीक है। एज ए अगर मेरे भी तम इस श्रेणी में सुमार करो तो भाई मन्ना भी कौन आया करता, ठीक है। सच्चाई बात इसमें कोई वो कौन, मैं हाँ ना मन तो आया करता, मैं तो भूल रहा था, ऐसा कुछ नहीं भाई, ना मैंने कदे पहला पढ़ा था, ना मैंने पहला कदे करवाया था, इस चीज में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो 1990 के अंदर क्या है, एक हरियाणा का कविता संग्रह, कविता संग्रह मतलब समझते हो, ऐसी बुक जिसके अंदर हमें बहुत सारी कविताएं देखने को मिलती है, वो कविता संग्रह आपका पब्लिश हुआ, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था बीरे दा व्याह। और ये किसके द्वारा लिखा गया, ये जो मेवाराम गौड़ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मेवाराम गौड़ के द्वारा है ये आपका लिखा गया था 1990 के अंदर भाई, ठीक है। बहुत बच्चे इसका उदय भानु हंस भी ठोक के आए थे, कुछ बच्चे इसका उदय भानु हंस मानते भी हैं, ठीक है। बहुत सारी बुकों के अंदर, कुछ बुकों के अंदर उदय भानुवंश दे रखा है, कुछों के अंदर मेवाराम गौड़ दे रखा है, ठीक है। लेकिन एचएसएससी ने इसका मेवाराम गौड़ ही माना है, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई, इसके बारे में इतना याद रखना। आगे चले, अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है, हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के लिए कितनी आरक्षित सीटें, सबको पता है, टोटल 90 सीटें हमारी विधानसभा के अंदर, 90 में से 17 सीटें आपकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की टोटल 10 सीटें जी, 10 के अंदर से कितनी रिजर्व्ड है जी, 2 रिजर्व्ड सीट हैं जी। कौन कौन सी हैं जी, सिर के ऊपर बाढ़ यानी सिरसा और अम्बाड़ा, ठीक है, ये दोनों की दोनों हमारी रिजर्व्ड सीट हैं, ओके जी। राज्यसभा की टोटल कितनी है जी, 5 है। जिस टाइम हरियाणा बना था उस टाइम हरियाणा के अंदर विधानसभा कितनी थी जी, 54 होया कर दी जी। उस टाइम जी लोकसभा कितनी होया कर दी, 7 होया कर दी जी। पाछा कितनी होगी, 9 होगी जी। उसका पाछा कितनी, 10 होगी जी। 10 कब हुई जी, ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी। बताओ कब हुई, 1977 के अंदर हुई जी, बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है। तो ये डाटा तुम्हारे याद होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूं, ठीक है। और ये 17 की 17 रिजर्व्ड सीट कौन सी, ये भी याद रखना, एग्जामिनर पूछता है। इसके अलावा आपसे पूछेगा, जैसे अभी अभी पूछा गया था टोटल संसदीय सीटें, स्टेट के अंदर पूछा गया था टोटल संसदीय सीटें क्या है। संसदीय सीटों के अंदर आपकी दोनों शुमार होंगी, लोकसभा की सीटें भी शुमार होंगी तुम्हारी, और जो तुम्हारी राज्यसभा की सीटें हैं वो भी शुमार होंगी, दोनों की दोनों आती संसदीय सीटों के अंदर, तो टोटल 15 होगी हैं, ठीक है। लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5। तो पेपर के अंदर गलती मत करना, अगर इस तरीके का पर्सन है, थोड़ा सा घुमावदार पर्सन है, मैक्सिमम बच्चे लोकसभा ठोक क्या, मेरा बरगाना भी लोकसभा ठोक दिया था, एनालिसिस करवाऊं था, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है। सूर्य ग्रहण मेला हर साल कहां पर आपका आयोजित किया जाता है, कौन सा तीर्थ स्थल है जड़ आपका सूर्य ग्रहण मेला है हर साल आपका आयोजित करवाया जाए, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। तो जो सूर्य ग्रहण मेला ये आपका कहां पर मेन लिया आपका, तो ब्रह्म सरोवर जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर, मैक्सिमम जने पेपर का मैं ज्योति सर ठोक के आए थे, ब्रह्म सरोवर हमें कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। यहीं पर क्या सूर्य ग्रहण मेला है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ये किस उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सरोवर है ना ब्रह्म सरोवर, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, साक्षात भगवान ब्रह्मा ने क्या है इसका निर्माण कराया था,
ऐसा माना जाता है। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है दुर्योधन ने पानी का मैं छुपया था महाभारत का टाइम पर, वो भी इस ब्रह्म सरोवर का मैं छुपया था, ऐसा माना जाता है। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि इस ब्रह्म सरोवर का वर्णन है क्या इतिहास के अंदर मिलता है? जी मिलता है। जो अलबरूनी नाम का सुना हो आपने, गजनी का गेल आया था अलबरूनी, तो अलबरूनी की एक बुक होया करती जिसका नाम था किताब उल हिंद, उसके अंदर भी क्या उसने इस सरोवर का है, मतलब कि सरोवर के नाम का यूज कराया है, इस सरोवर का वर्णन कराया है। अरे तोले पराना क्या लिखेंगे, ये बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। अलबरूनी जो आया था, अलबरूनी की पुस्तक होया कर दी, एक पुस्तक का क्या नाम था जी? किताब उल हिंद। क्या नाम था? किताब उल हिंद। और ये जो बुक थी, इस बुक के अंदर हमें किसका वर्णन मिलता है जी? ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है। आपको डायरेक्ट भी दे देगा अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में किस चीज का वर्णन मिलता, तो आपको याद होना चाहिए ब्रह्म सरोवर है, इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर इसको एक और चीज, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय भी इसको माना गया। एशिया महाद्वीप पे सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, कभी कुरुक्षेत्र जाओ तो देख के पूरा बड़ा है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता हमारे पास हरियाणा में हाल के बुनियादी ढांचों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है, यानी कुछ आपके यहां पर जो भी सिस्टम बनाए गए हरियाणा के अंदर उसके बारे में आपसे कथन पूछे गए। पहला कथन क्या है? राखी गढ़ी दृश्यदवती पूरा चैनल के बाएं तट पर स्थित है। पहला कथन बिल्कुल सही है। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2016 के अंदर पारित हुआ, गलत है जी। राष्ट्रीय राजमार्ग 152 डी अम्बाड़ा नारनौल को गलत है, तो कुरुक्षेत्र को कनेक्ट करता है। ठीक है, अगला ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे हिसार शहर से होकर गुजरता, गलत है। ईस्टर्न पेरिफेरल तो आपका भाई उधर से गुजरता है, यूपी साइड से होकर गुजरता है, हिसार का तो कोई रोड़ा है को नहीं, हिसार के अंदर से कोई सा पेरिफेरल गुजरता है को नहीं। ठीक है, तो ये प्रश्न था बिल्कुल बेसिक सा। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर पेपर के अंदर 152 डी छाप के आए थे। 152 डी से 152 डी नहीं होगा भाई। 152 डी किसको किससे जोड़ता है? 152 डी तो भाई जो आपका अम्बाड़ा है ना, अम्बाड़ा को जो आपका एक तरीके से समझ लो वो क्या नाम है, अम्बाड़ा भी नहीं, कुरुक्षेत्र को जोड़ने का काम करता है 152 डी तो। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। और जो अम्बाड़ा और जो नारनौल को जोड़ता है वो 148 डी है। 148, 152 डी नहीं है, 148 डी। ठीक है, नेशनल हाईवे मैं बताओगी गुजरिया करे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आता थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में? थानेसर के अंदर कौन सा मंदिर होगा? थानेश्वर महादेव मंदिर। अरे नाम तो बिलोंग करे थानेसर, थानेश्वर। विश्वामित्र का टीला, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? विश्वामित्र का टीला ये भी हमें कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर हमें कौन सा? विश्वामित्र का टीला भी देखने को मिलता है। राजा हर्षवर्धन के बारे में तुमको पता ही है। ठीक है, कब से कब तक गद्दी पर बैठे थे? 647 ईस्वी तक बैठे थे। ठीक है जी, इनकी राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी थानेसर थी, बाद में कहां पर? कन्नौज के अंदर शिफ्ट कर ली थी। दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट था, जिसके द्वारा क्या 2 रचनाएं लिखी गई थी? हर्षचरित और कादंबरी। हर्षवर्धन के नाटक कौन से थे? नाटक थे वो, क्या नाम था उसका? प्रियदर्शिका रत्नावली, और एक और थी वो प्रिय दर्शन करवा दो अपने रत्नों के, नागानंद, नाग को आनंद मिले, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है, तीनों के तीनों हर्षवर्धन के नाटक आया करते। एक इसका टेम पे आया था, ठीक है, आपका चीनी यात्री अवेन स्वांग, जिसने बुक लिखी थी सीयू की, उसके अंदर उसने हरियाणा का वर्णन करा था। हरियाणा के अंदर मेनली थानेसर का वर्णन करा था। ये पूरा करवा तो रखा है, और कितनी बार करवाऊं? ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा है, और तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं भाई। आगे चलो जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास। हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.34% भाग घेरता है। क्या हरियाणा 2.34%? यार इसमें पुरुषट हो, क्या हरियाणा है भारत का 2.34% एरिया पे? नहीं जी, ये इसने गलत दे रखा है एग्जामिनर चंटे, 2.34 के बजाय 1.34 है। तो डी ग्रुप वाले तो हम ध्यान दे लो, एग्जामिनर इतना भी चंट है, एक डाटा तारा टिप्स पे याद होना चाहिए। पहला कथन गलत। दूसरा, सरकार ने मादा नील गायों को गोली मारना वैध कर दिया है, तो सरकार कभी भी नहीं करेगी। लेंटाना कैमारा हरियाणा वन पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। ये क्या जी? लेंटाना कैमारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए है, करेक्ट हो जाए 3 ओनली। ऑप्शन नंबर जो 3 हमारा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए। बाकी हमारे तीनों, दोनों के दोनों आपके गलत हुए। लेंटाना कैमारा क्या? ये जड़ी बूटी है भाई एक, ठीक है, विदेशी जड़ी बूटी है। ठीक है, और ये क्या मेनली हरियाणा का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए मेनली खतरा बन चुकी है। ठीक है, तो तीसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है हमारा। ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर 1 और 3 ठोक के आए थे। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से संस्थानों और उनके स्थानों के युग्म को जोड़े। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के अंदर है जी, बिल्कुल है। घोड़ाला अनुसंधान संस्थान वो भी हिसार के अंदर है, बेड़ाला भी हिसार में मिलेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल है जी, बिल्कुल सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रोहतक सोनारिया जेल के पास जी, बिल्कुल सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पंचकुला है, गलत है। भारतीय है, नाम तो पढ़ लो ध्यान था, भारतीय है, ठीक है। भारतीय का मतलब कहां पर होगा? दिल्ली के अंदर होगा। पंचकुला का मैं भारतला को कराड़ स्थापित कर देंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। ये कथन हमारा बिल्कुल सिंपल सा था। आगे चलो, अगला। हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में कौन से कथन सही है? इस योजना के अंदर 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया। पर्सन की गहराई देखने लग रहे हो पार्थ तुम? पर्सन की गहराई मतलब फसल नु भी पूछ ली, टोटल कितनी फसल है बागवानी? अड़ बढ़कर नुए कौन मेरा बागवानी बीमा योजना कद शुरू हुई, के कुछ सौदा था, कुछ नहीं मेरा, ठीक है। तो पहली बात तो भाई 46 बागवानी फसलों को करती, बिल्कुल सही है। दूसरा, सब्जियों मसालों के लिए प्रीमियम कितना हुआ? 750 रुपए प्रति एकड़, जी बिल्कुल सही, ये कथन भी। तीसरा, सब्जियों मसालों के लिए अधिकतम मुआवजा 15,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मुआवजा राशि 15,000 की बजाय कितनी? 30,000 रुपए प्रति एकड़ है मुआवजा। थोड़ा बहुत ज्यादा डीप प्रश्न था ये, ठीक है। ये योजना से रिलेटेड आपको इतना डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एग्जामिनर पूछ लेता है। अभी 2026 के अंदर तो 40,000 कर दिया ये, ठीक है। यानी अगर अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में तो ये 40,000 है, 40,000 रुपए प्रति एकड़। अभी 2026 के हिसाब से बात करूं तो मैं, ठीक है, 40,000 रुपए प्रति एकड़। आप 40 वाला ही याद रखना, ठीक है। तो यानी ओनली कथन नंबर हमारा 1 और 2 ये आपके सही है, आपका तीसरा कथन गलत हो जाएगा। आगे, मूल भारतीय संविधान में डैश मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में जो हमारा मूल भारतीय संविधान था उसके अंदर 7 थे, वर्तमान में हमको 6 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। कौन सा हटा दिया गया जी? तो आपका आर्टिकल नंबर जो 31 के अंदर था हमारा संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था जी? तो 44वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था जी? 4 और 4 आपका 8, यानी 1978 के अंदर हुआ था, जिसके तहत इसको हटा के क्या कानूनी अधिकार बढ़ा दिया गया। कानूनी अधिकार के लिए कौन से आर्टिकल के अंदर? हमारा आर्टिकल नंबर 300A के अंदर क्या हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। यानी वर्तमान में हमारे पास मात्र 6 मौलिक अधिकार बच गए, पहला 7 होया करे, संपत्ति के अधिकार को रिमूव कर दिया गया, तो 7 और 6 का जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। बैच के अंदर अच्छे से करवा रखे। अगला, निम्नलिखित में से अलग अलग अंतरराष्ट्रीय संगठन दे रखे और उनके हेडक्वार्टर दे रखे हैं, आपको बताना कि कौन से का हेडक्वार्टर है आपका क्या है? युगम गलत है, यानी जोड़ा गलत। कौन से का हेडक्वार्टर है तारा? गलत मैच हो, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? IAEA, इसका जो हेडक्वार्टर वो हैग नीदरलैंड के अंदर है या नहीं है? तो इसका जो हेडक्वार्टर ये आपका गलत हो जाएगा, आपका ऑस्ट्रिया के अंदर, पहला गलत हमारा। दूसरा, FAO, क्या इसका हेडक्वार्टर आपका रोम के अंदर है? ठीक है, FAO का मतलब क्या होता है हमारे? रुक जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। FAO का मतलब क्या तुम्हारा? ये आपका रोम इटली के अंदर हमको देखने को मिलता है या नहीं मिलता, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला आता है UN, संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क के अंदर है, बिल्कुल सही है। यूनेस्को हमारा पेरिस के अंदर है, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो पहला है IAEA, ये हमारा क्या है आपका? ये हमारा गलत हो जाए, ये हैग नीदरलैंड के अंदर नहीं है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? हमारा कहां पर? ऑस्ट्रिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। हैग नीदरलैंड के अंदर तो भाई जो आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ना, इंटरनेशनल कोर्ट, वो हमको देखने को मिलता है, सारे संगठन करवा रखे हैं। ओके जी, अगला प्रश्न, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में कौन से कथन सही है? सूरत, वडोदरा और साबरमती सहित 12 स्टेशन होंगे, जी बिल्कुल, ये करंट का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। एक तरीके से जो करंट है उसी का प्रश्न पूछा गया है। 12 स्टेशन होंगे, बिल्कुल सही है। भारत की पहली समुद्र के नीचे से, बिल्कुल सही है। मुंबई अहमदाबाद के, बिल्कुल सही है। जैसे जापान के वित्तीय, बिल्कुल सही। चारों के चारों हमारे बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैक्सिमम बच्चों का सही था, सब ना तुक्का मारा था, बेरा की सेना भी कौन था। यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गिनी गुणांक बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? गिनी गुणांक ये है क्या? जो गिनी कोफिशिएंट है ये क्या है? ये तुमको आज समझाऊंगा, तुम पेपर के अंदर कभी भी गलती नहीं करोगे। गिनी कोफिशिएंट क्या बोलता है? गिनी कोफिशिएंट की 2 ही वैल्यू होती है, एक 0 होती है, एक 1 होती है। अगर गिनी कोफिशिएंट की, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, तुमको बैच के अंदर करवा भी रखा है। अगर जो गिनी कोफिशिएंट है, गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब है जो पूरा जो देश है, पूरा जो विश्व है, वहां पर जो आपकी आय है, ठीक है, वो आपकी क्या है? परफेक्टली इक्वल है, यानी सबको आपने बराबर 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 क्या है? इनकम चलने लग रही है, ठीक है। और अगर देखो यहां पर क्या इसका मतलब हो गया? परफेक्टली इक्वल है। और अगर ये कोफिशिएंट बढ़ता है यानी 1 हो गया, तो 1 का मतलब क्या है आपका? ये हो गया इम्परफेक्ट, यानी कि जो आपका परफेक्ट नहीं है, ठीक है। यही तो दे रखा है कि अगर गिनी गुणांक यानी कि हमारा जो गिनी कोफिशिएंट इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये किसको दर्शाएगा? आय वितरण में कोई पर गलत है,
उस तरह अंतरराष्ट्रीय गलत है। आय असमानता, जो आय है वो आपके क्या परफेक्टली इक्वल की बजाय इम्परफेक्टली होगी, ठीक है, और भी बदतर हो जाना, यानी कि सबको है इक्वल इनकम नहीं होने लगी, सबको अलग अलग इनकम होने लगी। ये गिनी कोफिशिएंट का सारा कंसेप्ट है, इसी को याद रखना। मैंने आपको दो बताया, एक 0 1 अगर 0 0 का मतलब इक्वल आय है, 1 का मतलब क्या है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगला प्रश्न है पीएम केयर फंड की जो ट्रस्ट डीड है किस अधिनियम के तहत पंजीकृत। ये भी मैक्सिमम बच्चों का गलत था, मैक्सिमम बच्चों का गलत था। अध्यापक गण थे, अध्यापक गणों को भी नहीं आता था। तो जो पीएम केयर था, मैक्सिमम बच्चों ने पीएम केयर 2013 ठोक के, अरे सारे जने 2013 ठोक के, अरे सबका गलत था। 1908 आएगा इसका जो पीएम केयर की जो फंड की जो ट्रस्ट है, इसका जो रजिस्ट्रेशन कराया गया था, कब किया गया था, साल 1908 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन आपका कराया गया था, ठीक है। आगे चलो भाई, अगला आता है हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभागों में से एक नहीं है। बुंदेलखंड पर पठार हरियाणा में दिक्कत मना कहते हैं, नो ऑप्शन था एलिमेंट हो जाइए। यमुना घग्गर के मैदान बिल्कुल, अरावली पर्वतमाला है, शिवालिक पर्वतमाला है, ये तो है नुक्के नु दिखे हैं, ठीक है। आपके जो रेतीय तरंगीय मैदान है, ये सारे करवा तो रखे तुमको, ठीक है। यही तो आपके 5 अलग अलग पार्ट है, ठीक है। ये आपका बुंदेलखंड पठार है कौन हरियाणा। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली, लाहली कहां पर है, रोहतक के अंदर। लाहली रोहतक के अंदर क्या आपका चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है। और बंसीलाल जी का जो जन्म है या बिलोंग वो कहां से करते हैं, भिवानी, वैसे बंसीलाल वैसे भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं, लेकिन स्टेडियम इनका रोहतक के अंदर। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंसीलाल का स्टेडियम पूछ ले, रोहतक, और बंसीलाल का सारा संबंध, ठीक है। चौधरी बंसीलाल की यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह सारी कहां पर है, भिवानी के अंदर है, ठीक है। इनका संबंध भी भिवानी जिले से ही था। अगला, इन्होंने ही मेनली भिवानी का विकास कराया था, नहीं तो भिवानी में पाइप की पानी की लाइन, नहर की कुछ भी कौन था। निम्नलिखित में किस भारतीय शहर में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाना जलवायु, ये हमें कहां पर देखने में मिलती है, आर्द्र और शुष्क हमें बेंगलुरु के अंदर देखने में मिलती है भाई। और ये उष्ण कटिबंधीय वाले जितने भी है ना, ट्रॉपिकल वेट ड्राई, सारा का सारा मैंने डीपली करवा रखे बैच के अंदर, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल ड्राई, सारे के सारे जवानों डीपली करवा रखे, कड़ा कौन सा एरिया का हमें के पाया जाएगा, ठीक है। ये आर्द्र और शुष्क का मतलब क्या है, आर्द्र और शुष्क का मतलब है थोड़ा थोड़ा आलापन रहो, शुष्की सी रहो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बारिश आएगी फिर शुष्की होगी, जैसे अभी अपना हो रही जुलाई अगस्त का महीना अपना रहो, ऐसा मौसम बेंगलोर का में रहेगा, कर्नाटक का में, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। बस जस्ट एक सेकंड के लिए रुकेंगे भाई, बाकी 1 घंटा 20 मिनट की क्लास तो ली, ठीक है। और भी आगे करवाऊं, 30 प्रश्न 33 हो गए, थोड़े रह गए तो 4-5 रह गए। देखो अगला, युद्ध प्रिय और आदिवासी मूल वाला छऊ नृत्य। छऊ कहां पर, छऊ का मतलब होगा छाया, छाया कहां पर नहीं पड़नी चाहिए भाई, मेरा गाल के ऊपर छाया ना गिर दी। पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा हमारा छऊ डांस है, सब नवेरा है। छऊ कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का हमें छऊ देखने मिलता है। मयूरभंज छऊ, मयूर क्या करता है, उड़ता है, उड़ीसा के अंदर मयूरभंज छऊ, इस तरीके के हमें 3 टाइप के छऊ देखने को मिलते हैं। असम के अंदर हमें कौन सा देखने को मिलता है, असम के अंदर बिहू, बिहू भी कितने टाइप का है, 3 टाइप का भाई। बहुएं सबके घर की असमान होती है, स्त्रियां, ठीक है, स्त्री भी सबके घर की असमान, स्त्रियां भी कहां में, असम का ही देखने को मिलता है, ठीक है। मणिपुर, मणिपुर के अंदर क्या, मणिपुरा, अगर आपके पास मणिपुरा है तो लोग आपको ताकते रहते। लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर के अंदर, सारी ट्रिक्स याद करवा रखी हैं, ठीक है। मणिपुर के अंदर और कौन सा डांस है, टांग ठा डांस, ठीक है। टांग पैसे बगाओ, टांग उठवाओ, टांग ठा डांस, टांग ता डांस भी कहां पर है, मणिपुर के अंदर। आगे चलो, अगला सारा ट्रिक्स याद करोगे, तुम टेंशन ना लिया करो। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डिजिटल व्यक्तिगत डाटा का प्रसंस्करण करते समय कौन सी गतिविधि निषिद्ध है, कौन सी शैक्षिक सामग्री गलत है। बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहार की निगरानी बिल्कुल सही है, ठीक है। बच्चों की ट्रैकिंग करना और उनकी निगरानी करना ये गलत है। आगे चलो, कोपेन जलवायु, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंदर कौन सा कारक, कोपेन ने जो भी जलवायु को अलग अलग भागों के अंदर बांटा था, उसके अंदर जो आर्द्रता यानी मॉइस्चर है, मॉइस्चर का कोई काम नहीं था, ठीक है। सॉरी, मॉइस्चर का काम था विंड, सॉरी हवा है, हवा का कोई काम नहीं था। आर्द्रता, तापमान, वनस्पति, इन सब का पूरा पूरा काम होया करता कोपेन ने जो जलवायु को अलग अलग भागों के अंदर बांटा था। कोपेन कौन है जी, कोपेन एक साइंटिस्ट होया करता भाई, इसने जो जलवायु को अलग अलग भागों के अंदर बांटा था। ये मैं आपको इसने से ABCDE, ठीक है, 5 अलग अलग श्रेणियों के अंदर ने जलवायु को बांटने का काम किया था। अगली जो क्लास कराऊंगा उसके अंदर कोपेन वाला अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। या फिर तुम लोग अगर जॉब्स टारगेट अपना ऐप के ऊपर जाओगे तो उधर कोर्स लेओगे CET ग्रुप डी का, तो उसके अंदर बैच के सेक्शन के अंदर तो उधर भी आपकी इंडिया जी के 150 क्लास में करा, उधर कोपेन वाला बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। AW ऐसे भी आएगा, AW कौन से टाइप की जलवायु है, BC कौन से टाइप की जलवायु, ये सारे करवा रखे हैं कोपेन वाले, ठीक है। ये वहां पे डिपेंड नहीं करता। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा, ठीक है। रात को तो क्या भाई मैं भी ढेर हो जाता हूं, कहां पर देखने में मिलता
आता है गुजरात के अंदर मोढेरा का सूर्य मंदिर और मारू गुज्जर जो वास्तुकला उसके अंदर बनाया गया है, ठीक है। और गुजरात के अंदर उस टाइम किसका शासनकाल होया करता, उस टाइम आया करता चालुक्य वंश का शासनकाल। और चालुक्य वंश का कौन सा राजा था, भीम नाम का राजा था, उसके द्वारा क्या ये सारा सिस्टम बनाया गया। तो चालुक्य वंश के द्वारा मंदिर की कौन सी कला आई थी, मंदिर की कौन सी कला आई थी। हमारे भारत के अंदर मंदिर निर्माण की कितनी कलाएं देखने को मिलती है, 3 टाइप के मंदिर देखने को मिलते हैं, नागर, वेसर और द्रविड़। जो वेसर शैली है जो कि नागर द्रविड़ का मिश्रण है, वो किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी, वो चालुक्य वंश के द्वारा स्टार्ट करी गई। सारा सौदा करवा रखा है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला युवा लेखक सम्मान पुरस्कार संशोधित, यानी अब उसकी वैल्यू बढ़ा के कितनी कर दी है, 1 लाख रुपए कर दी गई है युवा लेखक सम्मान पुरस्कार। अगला, हरियाणा में चित्रकला का इतिहास बताना है। हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज शीशवाल साइट पर की गई थी, जिसमें काले और सफेद रंग के मिट्टी के बर्तन। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर 1। शीशवाल कड़ा देखने ना मिले, हिसार का मैं, यह चीज भी याद रखियो। कुरुक्षेत्र में भद्रकाली मंदिर में किसी प्रकार के भित्ति चित्रों का, ये तो गलत है, भित्ति चित्र तो खूब है, भित्त का मतलब दीवारों के ऊपर चित्र। पिंजौर में रंग महल औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश कलाकारों द्वारा बनाए गए दीवारों के चित्र, गलत है भाई, ठीक है। पिंजौर के अंदर जो रंग महल वगैरह तो भाई उस टाइम का है, मुगलों का टाइम का है। पंचकुला और पिंजौर में अस्तल बोहर पेंटिंग नहीं मिलती, गलत है भाई हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है। हरियाणा का कैथल किससे है, आपका रजिया सुल्तान। 1240 के अंदर कैथल के अंदर बेचारी का मतलब हत्या कर दी गई डाकुओं के द्वारा। इधर आपका मकबरा भी इसका देखने में मिलता है। गद्दी पर कब बैठी थी, 1236 ईस्वी के अंदर। किस वंश से बिलोंग करती है, सलेव डायनेस्टी, गुलाम वंश से बिलोंग करती है। दिल्ली सल्तनत के कितने वंश हैं, 5 वंश हैं। ट्रिक क्या है जी, सख्त सा लोंडा, ठीक है। एस से क्या बन गया, सलेव यानी गुलाम वंश हो गया जी। के से बन गया खिलजी वंश। टी से तुगलक, ऐसे सैयद का संस्थापक खिज्जर खान। एल डी से लोधी वंश, ओके जी। वैसे ये 40% थे भाई। तो 40 के 40% दो भी आपके 25 हरियाणा जिक्के के और 15 इंडिया जिक्के के प्रश्न भाई मैंने आपको डीपली करवा दिए हैं, एक प्रश्न, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर तुम पेपर के अंदर गलती करके आओगे, ठीक है, और अगर आपको डीपली हरियाणा जिक्के पढ़नी है तो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, तुमको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उधर आप ने क्या है, ठीक है, सीईटी ग्रुप डी का कोर्स निकाल रखे, जिसको सिंपल हरियाणा जिक्के करनी तो हरियाणा जिक्के का अलग से भी बैच है, वो नॉर्मल हरियाणा जिक्के भी कर सकता है। तो वो अपना इस बैच को ज्वाइन करके क्या है आपका हरियाणा जिक्के कर सकता है भाई, ठीक है। कोड लगा लेना, कोड क्या जी हमारे पास HR50 कोड है, कैपिटल अक्षर के अंदर, आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। बाकी कमेंट करके तुम ये जरूर बता देना क्लास कैसी लगी, क्लास के अंदर मजा आया नहीं आया, ठीक है। लाना ले लो, खाए जाओ फटाफट, बाहर जाओ, दिख ना जाइयो मना, बस फटाफट बंद कर दूं मैं।